तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें पैदा किया और तमाम जहानों की खुशियों से हमें नवाजा। करोड़ों दुरूद सलाम हो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एस्पायर ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको मुबारकबाद भी कि कंटिन्यूस 6 हमारा सेशन चल रहा है, मतलब 6 ईयर से हम साथ में हैं। जब भी यहाँ आता हूँ मैं, मुझको अपने घर के ऐसा माहौल लगता है और यकीन माने जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं ये सोच के आता हूँ कि यहाँ पे जो मैं आज जो लेक्चर आपको दूंगा, मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो बाकी जो यूट्यूब पे देखेंगे, सबको ये आज पूरा आइडिया आ जाएगा कि उसको कौन सी कॉलेज मिलने वाली है, कौन से कोर्स में एडमिशन मिलने वाला है, क्या बजट में मिलने वाला है और कहाँ मिलने वाला है। ये सारा आइडिया आ जाएगा। मतलब मैं पूरी ईमानदारी से यहाँ पे जब भी आता हूँ मैं, तो उस तरीके से मैं अपना ये काउंसलिंग सेशन लेता हूँ जैसा मैंने अपने पेड मेंबर्स को लेता हूँ। और जो यूट्यूब पे भी मैं इसके देखता हूँ, हमेशा की रीच रहती है 4000, 5000, 6000 इसको देखते हैं, तो वो भी उनके लिए भी फायदा हो जाता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं पहला एक बात बताना चाहूँ कि मुझको ऐसा लगता है कि नीट का जो काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है, जो काउंसलिंग का सेशन जो होता है, जो काउंसलिंग होती है नीट के रिजल्ट के बाद आपका जब चालू होएगा, मुझको तो बहुत आसान लगता है। मुझको, मैं शायद इसको इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ तो शायद उसको ही लगता है, मगर जब आप इस पे जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको भी लगेगा कि ये वाकई में ये चीज बड़ी आसान थी, मगर हमें इसमें बहुत सारे मिसगाइड किया गया लोगों को। अब मिसगाइड करने वाले कौन है? मिसगाइड करने वाले हैं वो जो यूट्यूब पे बैठे हैं। मिसगाइड करने वाले हैं जो ये लोगों ने प्रीवियस एडमिशन कभी लिया होगा, रूल चेंज होते हैं, उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती। मिसगाइड जो इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल रहे हैं, वो ये लोगों ने मिसगाइड किया। मगर ये प्रोसेस वाकई में बहुत आसान लगता है मुझको नहीं लगता है कि ये प्रोसेस कोई डिफिकल्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमने आसान करने के लिए और भी बहुत सारे काम किए कि आपको इसके ताल्लुक से और आसानी से ये चीजें मालूम पड़ जाए। देखिए, नीट का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, सबसे जो पहला जो हमें मालूम होना चाहिए क्या है, स्कोर कोई मायने रखता नहीं है। रैंक जो आता है उसी पे एडमिशन मिलता है। हमारे रैंक पे हमारे कौन सी कॉलेज मिल रही है, अब ये मालूम करना तो आज की तारीख में बड़ा आसान हो गया है। हमने भी एक अपनी बहुत सारे तकलीफें रहती थी, लोगों को पता नहीं रहता, तो एक वेबसाइट बनाई हमने जिसका नाम ही मैंने muzaffarkhan.in रख दिया मैंने, जिसमें सिर्फ आप अपना रैंक डालोगे, मतलब साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद अपना रैंक डालोगे आप, और कॉलेज प्रिडिक्शन टूल एक, तो आपकी कॉलेज को प्रिडिक्ट कर देगा वो। और कॉलेज को प्रिडिक्शन करने के बाद वहां पे 3 चीजें भी दिखाता है। एक तो मतलब आपका जो एडमिशन है वो इजी है, मतलब आराम से आपके रैंक पे ये कॉलेज दिख जाएगी आपको। दूसरा ये रहेगा कि आप मॉडरेट, मतलब थोड़ा आगे पीछे भी है, हर साल सीटें पड़ती, और एक टफ। ये 3 हमने खास तौर पे डाला हुआ है। आपके रैंक पे जो मिला था लास्ट ईयर वो मिल गया तो समझो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हर साल क्या होता है, सीटें पड़ती है, तो वो तो मिल ही जाएगा। आपके नीचे से समझो 1000-2000 है, तो समझो रैंक, अगर समझो कॉलेज की, अगर आपका रैंक समझो 20,000 है और कोई कॉलेज अगर 19,000 पे क्लोज हो गई थी, कौन से राउंड की बात कर रहा हूँ, 3rd राउंड। आप उस पर राउंड वाइज भी चेक कर सकते हैं, मगर मोस्टली 3rd राउंड पे चेक करना है। 3rd राउंड पे 19,000 पे कोई गई, आपका 20,000 रैंक है, तो वो थोड़ा मॉडरेट है, मतलब मिल भी सकती है, क्योंकि सीटें हर साल बढ़ती है। और अगर आपका समझो रैंक 20,000 है, कोई कॉलेज 15,000 पे गई है, तो उसके चांसेस टफ ही रहेंगे, ये साल भी टफ ही रहने वाले हैं। तो ये एक तो मालूम पड़ गया कि हमारे रैंक पे क्या मिलता है। अब उसमें हमने क्या किया, हमने ऑल इंडिया का अलग कर दिया कि भाई ऑल इंडिया से जो काउंसलिंग होती है उसका अलग, उसका क्या मिलने वाला है वो मालूम पड़ जाए। फिर स्टेट वाइज भी हमने डिवाइड कर दिया हुआ है, आप अपनी कैटेगरी डाल के देख सकते हैं, पहला ये। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप फ्री है, वहां पे हम सारे कट ऑफ डालते रहते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। अब रैंक मालूम पड़ गया आपको, सॉरी आपको मालूम पड़ गया कौन सी कॉलेज मिल रही है। अब आपके बचा क्या है, आपके पास क्या है, ये रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी काउंसलिंग चालू होगी, और चॉइसेस फिलिंग करना है, और एडमिशन लेना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुझको लगता है ना, जो 20 लाख बच्चे या 22 लाख बच्चे जो रजिस्टर कर रहे थे, बाद में एग्जाम में बात में नहीं दिए, वो जो एनटीए का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो रहता है ना, उससे 50% आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है काउंसलिंग के लिए कोई भी स्टेट का। कितना आसान रहता है? 50% आसान रहता है, मतलब मुझको लगता है। ऑल इंडिया का तो मुझको लगता है 10-20%, मतलब यूं हो जाता है। अब बताइए, उसके लिए आपको किसी काउंसलर की जरूरत पड़ेगी क्या आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए? पहली बात, नहीं पड़ सकती, आप खुद कर सकते हैं। एंड आपने नीट का तो खुद ही किया था ना, साइबर कैफे से, घर से, कोई काउंसलर थोड़ी पकड़ा था।
नहीं पकड़ा था। अब चॉइस फिलिंग की आती है बात। अब चॉइस फिलिंग के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखा हूँ, सारी चीजें बना के रखा हूँ, आज भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके भी आपको मालूम पड़ जाएगा भाई चॉइस फिलिंग कैसा करना है, मैं आज उसको पार्ट बता दूंगा। अब बताइए, इतना ये इजी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए इतना पैनिक सिचुएशन, इतनी पैनिक सिचुएशन रहती है, पूछने कहता नहीं, लगातार मिसगाइडेड रहती है मामला। चले अभी मैं इसको आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। ये बताने के बाद मैं आज का सेशन जो ले रहा हूँ मैं उसकी टॉपिक्स बता लेता हूँ। पहला ये है कि भाई आपका जो नीट का एग्जाम आपने दिया है उसमें कौन कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेंगे, बराबर। सेकेंड ये है कि जो जो कोर्सेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो भी जरूरी है, शॉर्ट रहेगा ये। फिर उसके बाद एक मैं आपको मेडिकल कॉलेज जो रहती है वो कितने टाइप की रहती है वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके वो थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। फिर एडमिशन प्रोसेस आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, मतलब अगर आपको एडमिशन, आपका रैंक बहुत अच्छा आया है तो आप अपनी स्टेट से लोगे या ऑल इंडिया से लोगे जिसका रैंक बहुत ही अच्छा आ गया है, और अगर रैंक नहीं अच्छा आया है तो आप दूसरी स्टेट में भी जाते हो या दूसरी कोर्सेज में जाते हो, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद फिर क्या है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिसके मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल के रखा हूं मैंने, वो भी रहेगा। फिर उसके बाद फीस स्ट्रक्चर का, भाई के जो फीस है वो क्या रहने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की, सेमी गवर्नमेंट की कॉलेजेस की, दूसरी स्टेट में क्या फीस रहने वाली है, वो भी एक आइडिया दे दूंगा। फिर उसके बाद एक रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी थोड़ा मैं दे दूंगा कि भाई रिजर्वेशन के ताल्लुक से बेनिफिट क्या होता है, वो भी। काउंसलिंग प्रोसेस के रूल मैं जरूर आपको आज बता दूंगा मैं, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा मिसगाइड है, मतलब लोग बहुत ज्यादा उसके ताल्लुक से मतलब मिसगाइड रहते हैं। और ये भी रिसेंटली रूल भी चेंज हुआ है, जिसमें मैंने अपना एक यूट्यूब पे वीडियो बना के भी डाला हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग का रूल थोड़ा मतलब चेंज किया है गवर्नमेंट ने, अच्छा किया वो लोगों ने। ये हो गया। और उसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है, जो मेन मतलब आपके लिए जो काम की चीज रहने वाली है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज का क्या कट ऑफ जाएगा, सेमी गवर्नमेंट का क्या जाएगा, प्राइवेट का क्या जाएगा, दूसरी स्टेट का क्या जाएगा, दूसरे कोर्सेज का क्या जाएगा, वो। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट वेबसाइट भी आपको बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स भी है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। यकीन मानिए, अगर आप लोग अगर आज का सेशन अटेंड करने के बाद अगर आपको ये पता नहीं चला कि आपको क्या मिलने वाला, मैं आपसे पूछूंगा, जब आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे ना, पूछूंगा कि कौन सी कॉलेज मिल रही है, क्या कोर्स मिल रहा है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। और मैं भी अपने आप को जज करूंगा कि मैं इस तरीके से समझा पाया कि नहीं समझा पाया। देखते हैं, मुझको लगता है कि आपको पूरा आइडिया आ चुका रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले तो कितने कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं आप नीट के एग्जाम देने के बाद। नंबर 1 तो सबको पता है, सब जितने भी एग्जाम देते हैं वो एमबीबीएस के लिए आते हैं। एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, मतलब आयुष के पूरे कोर्सेज, बीएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, ये कोर्सेज हो गए। उसके बाद फिर कैसे अलाइड कोर्सेज हो जाते हैं, फिजियोथेरेपी भी हो गई, ऑक्यूपेशन थेरेपी भी हो गई, बीएसएलपी भी हो गई, ये सारे कोर्सेज। बीएससी नर्सिंग का ऑल इंडिया से होता है, वो भी आप कोर्सेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं नीट के स्कोर की बुनियाद के ऊपर, याद रखिएगा। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके ताल्लुक से भी बता दूं मैं। पहला मैं ग्रुप हो गया समझो, इसके अंदर ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप के हिसाब से बताता हूं मैं। ग्रुप ए में आता है एमबीबीएस और बीडीएस। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके 12 जो भी आपका बोर्ड था, सीबीएसई था, आईसीएसई था या स्टेट बोर्ड था, उसके अंदर आपका एग्रीगेट मतलब पीसीबी के अंदर एग्रीगेट 150 के ऊपर होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट, जनरल और ईडब्ल्यूएस है तो 50% के ऊपर, मतलब 300 मार्क्स का है तो कितने मार्क्स आने चाहिए आपके, 150। और अगर आप कैटेगरी में आते हो, ओबीसी है, NT1 NT2 SC ST, तो आपके कितने होना चाहिए, 40%, मतलब 120 मार्क्स एग्रीगेट, नॉट इंडिविजुअल। और अगर आप पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हो, फिजिकल हैंडीकैप के अंदर आते हो, तो 45% जनरल पीडब्ल्यूडी। और अगर आप रिजर्व में पीडब्ल्यूडी में आते हो तो 40% आपका। ये तो आपको समझो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 का आ गया। और उसके बाद फिर नीट का रिजल्ट आया है आपका, तो नीट के रिजल्ट के अंदर भी आपको उसने क्वालिफाई दिया हुआ है, कितना है, 213 मार्क्स जनरल के लिए, मतलब 213 मार्क्स। थोड़ा कट ऑफ हायर साइड में गया है, कभी इतना आया नहीं था। जिसके आया है वो एमबीबीएस बीडीएस के लिए और आयुष कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, वो ले सकता है। और अगर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 177 कुछ आया हुआ है, उसमें ले सकता है जाके। मतलब ये एलिजिबिलिटी है, मतलब इससे कम मार्क्स वाले को नहीं मिलेगा।
और वो सोचता है कि मुझको एडमिशन मिल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर बाद में क्राइटेरिया कुछ कम होता है, क्राइटेरिया कम कभी एमबीबीएस के लिए नहीं हुआ आज तक। मैंने आज तक हिस्ट्री देखा हूं कि एमबीबीएस के लिए क्राइटेरिया कम कभी नहीं होता है। बीडीएस के लिए हुआ है, आयुष के लिए हुआ है, बाकी एमबीबीएस के कभी कम नहीं होता है। अब तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आयुष कोर्सेज का। आयुष कोर्सेज के एडमिशन के लिए आपको सिर्फ 12 पास चाहिए। क्या चाहिए अभी? अगर आप 12 पास हैं तो आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ 12 की स्टैंडर्ड की। और अगर आप समझो नीट क्वालिफाई है, मतलब नीट क्वालिफाई लगता है, 12 पास लगता है और नीट क्वालिफाई लगता है, तो आप आयुष में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा जो ग्रुप सी आता है जिसमें अलाइड कोर्स मतलब फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी आती है, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 12 पास और नीट अपीयर, तो आप एडमिशन ले सकते हैं उसके अंदर। किसके लिए? फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएसएलपी, ये सारे कोर्सेज के अंदर। बीएससी नर्सिंग के लिए भी अगर आप नीट अपीयर है तो भी ले सकते हैं, मगर उसके लिए 45% चाहिए आपको 12 के अंदर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने कवर कर ली है। और इसके बाद कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होता था वो भी कवर हो गया है। अब मेडिकल कॉलेज के ताल्लुक से भी बता दूं कि भाई जो कॉलेजेस होती है वो कितने टाइप की होती है, इसके बारे में मालूम होना जरूरी। कॉलेजेस जो होती है मोटा मोटी वो 3 टाइप की होती है, उसके अंदर सब टाइप आती है। 3 टाइप बोले तो पहला गवर्नमेंट कॉलेज होती है, आइदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, या कॉर्पोरेशन चला रही है, या वो एडेड कॉलेज है, मतलब जिसको गवर्नमेंट एड देती है। ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। मैं सारों की एग्जांपल देता हूं आपको। एम्स जो कॉलेजेस हैं उसको कौन फंडिंग करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस। जिपमार हो गया, एम्स हो गया, एएमए हो गया, बीओएचओ हो गया, ये सारी जो होती है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस। उसके बाद अभी महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, सबसे ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जो है जेजे के अंदर, उसको कौन चलाता है? और जीएमसी, जितनी भी जीएमसी लग के आ गया तो समझो उसको स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। कौन चलाती है उसको? स्टेट वाले। फिर हो गया केएम हो गया, लोकमान्य तिलक हो गया, कूपर हो गया, इसको कौन चलाता है? बीएमसी, मतलब कॉर्पोरेशन चलाती है। राजीव गांधी हो गया तो टीएमसी चलाती है, मतलब इसको कॉर्पोरेशन चलाती है। फिर एक बार आती है कॉलेज आती है अपना सेवाग्राम की, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सेवाग्राम में एक गवर्नमेंट कॉलेज है महात्मा गांधी, वो एडेड कॉलेज है, मतलब उसको गवर्नमेंट एड देती है, वो भी क्या हो गई? गवर्नमेंट कॉलेज हो गई। इसे मैं अभी इसकी एग्जांपल लेता हूँ। तिबिया कॉलेज है यहाँ पे, अंजुमन इस्लाम तिबिया कॉलेज है, वो गवर्नमेंट एडेड है, तो भी क्या होगी? गवर्नमेंट कॉलेज हो गई। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होगी, मतलब इसमें 4 टाइप आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, कॉर्पोरेशन चला रही है, या गवर्नमेंट उसको एड दे रही है, सारी क्या होगी? गवर्नमेंट कॉलेजेस इसको बोलती है। ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो रहती है ना, इसकी 15% जो सीट रहती है ना, 15%, एम्स को छोड़ के, जिपमार को छोड़ के, एएमयू को छोड़ के, बीएचओ को छोड़ के 15% बाकी स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट रहती है वो ऑल इंडिया से फिल होती है। 85% जो सीट रहती है वो स्टेट के अंदर रहती है। बाकी जितनी ओपन सीट रहती है उसकी जो सारी सीटें जो फिल होती है, जैसे एम्स वगैरह की जो भी काउंसलिंग होगी, जो सीटें फिल होगी वो किससे होगी? ऑल इंडिया से, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी करती है, याद रखेगा। अब सेकेंड जो आती है टाइप की कॉलेजेस आती है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस को हर स्टेट वाला अपनी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोलता है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये याद रखेगा। मगर प्राइवेट कॉलेज को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्यों बोलता है हर स्टेट वाला अपनी? उसका रीजन ये है कि जो प्राइवेट कॉलेज रहती है ना, जो वो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर रहती है। जैसे आप यहाँ पे आप एमबीबीएस कर रहे हो, आप शायद केएम से कर रहे, जेजे से कर रहे, या कोई सुमैया से, तेरना से, जालना, हमेशा जालना से कर रहे, आप किसके अंदर में आते हो? आपको डिग्री कौन प्रोवाइड करेगा? एमयूएचएस, स्टेट गवर्नमेंट उसकी डिग्री प्रोवाइड करेगी, मतलब सेम डिग्री मिलेगी। एग्जाम भी लेगा, जो पैटर्न जो एग्जाम मिलेगा वो भी स्टेट गवर्नमेंट लेगा, एमयूएचएस लेने वाला, एक ही जगह से डिग्री आने वाली है आपकी। तो ये प्राइवेट कॉलेज जो रहती है वो स्टेट के अंदर में रहती है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट कॉलेजेस जो रहती है ना, वो पहले ही अपने आप को कमिटमेंट करती है कि हम जो ये कॉलेज खोल रहे हैं
जो हमको डेवलपमेंट चार्जेस मिलेगा, फीस पे नहीं, जो डेवलपमेंट चार्जेस मिलेगा वही हमारी इनकम है, उसी पे हम कॉलेज चलाएंगे। एक ट्रस्ट बनाते हैं, इसी बेस पे कॉलेज खोलते हैं। तो कॉलेज क्या करती है, उनको ग्रांट भी देती है, बहुत सारी चीजें भी देती है, सब्सिडी में लाइट वगैरह देती है, सब कुछ देती है उनको। और उसके अंदर कैसा करती है कि जो 8 लाख से जिसकी इनकम कम है, महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ, अगर लेडीज है वो और जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो ऐसी कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट जो है ना, वो पूरी फीस जो रहती है वो खुद भरती है, ना कि कैंडिडेट। सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस उसको बना रहता है। किसको बना रहता है? कैंडिडेट को। अगर जिसकी लेडीज है तो 8 लाख से कम इनकम है, अगर वो समझो जेंट्स है, अगर एडमिशन ले रहा है और फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, उसकी ईबीसी स्कीम बोलते हैं, बाद में फॉर्म बना रहता है, इसी इनकम सर्टिफिकेट। तो भी उसकी 50% फीस कौन भरती है? गवर्नमेंट भरती है, 50% पे करना पड़ता है। बाकी जो वीजे एनटी हो गया, NT1, NT2, NT3, उसको सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस बना रहता है, लेडीज जेंट जो भी है। SC ST को तो डेवलपमेंट चार्जेस भी रहते नहीं है, हॉस्टल का पे करना रहता है। तो अभी यहाँ पे फीस कम हो रही है, आप फीस कम पे कर रहे हो, तो इसलिए आपने इसको क्या बोलने लग गया? सेमी गवर्नमेंट, मतलब आप पैसे कम भर रहे हैं ना। अरे जिसकी 8 लाख से कम ज्यादा इनकम है, उसके लिए क्या है? उसके लिए तो प्राइवेट कॉलेज ही है। तो प्राइवेट कॉलेजेस। अब एक कॉलेज ऐसी है जिसने, मैं बताया ना, रूल था कि यहाँ पे ट्रस्ट बनाते के चलाते हैं। एक कॉलेज ऐसी है महाराष्ट्र की, वेदांता, जिसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के चलाई है। वो कंपनी है, मतलब वो बोलती है कि हम कंपनी, एक एक्ट निकाले थे लोगों ने, अभी बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस आएगी जो कॉर्पोरेट मतलब खोलने वाली है, गवर्नमेंट ने इजाजत दी डाली है इसकी। तो उन्होंने कंपनी बना के चलाई है। तो वो बोलती है कि भाई हम है तो प्राइवेट कॉलेज, मगर हमको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं चाहिए, ना गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी चाहिए। तो हम अपनी जो फीस रहेगी, तो गवर्नमेंट भी बोलती है जब हमसे ग्रांट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम तुम्हारे जब स्टूडेंट रहेंगे उनको क्या देंगे? फीस का बेनिफिट नहीं देंगे। तो वेदांता के अंदर प्राइवेट कॉलेज होते हुए भी आपको कोई फीस का बेनिफिट नहीं मिलता है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के है, आपको पूरी फीस भरना पड़ेगा। बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेज महाराष्ट्र में, फीस का बेनिफिट। ये तो 2 टाइप की हो गई। तीसरे टाइप की आती है डीम कॉलेज। डीम कॉलेज वो होती है जो ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब कैसा है कि जैसे DY पाटिल हो गया, उसमें BDS की भी कॉलेज है, MBBS की भी कॉलेज है, आयुर्वेदा की भी कॉलेज है, कैंपस बड़ा है। डीम यूनिवर्सिटी अपनी खुद की यूनिवर्सिटी रहती है, वो अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करती है और अपनी डिग्री खुद प्रोवाइड करती है, तो ऑटोनॉमस बॉडी रहती है। वो डीम कॉलेजेस रहती है जो अपनी फीस को भी क्या करती है? खुद तय करती है, मतलब ऑडिट करके सबमिट तो करती है, मगर खुद फाइनलाइज करती है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल रहता नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, FRA का, फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी, हर स्टेट के अंदर, याद रखिएगा। तो तीसरी जो कॉलेज आती है वो डीम कॉलेज आती है। तो कॉलेज सिर्फ 3 टाइप, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम कॉलेज आती है। 3 टाइप की कॉलेज रहती है, जिसमें गवर्नमेंट की 15% की जो सीटें की एडमिशन प्रोसेस ऑल इंडिया की, तो प्राइवेट कॉलेज की 100% जो सीट का जो प्रोसेस रहता है वो स्टेट से आता है, और जो डीम कॉलेजेस रहती है उसका जो एडमिशन प्रोसेस जो रहता है वो ऑल इंडिया से रहता है। ये आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर अब हर स्टेट अलग क्या करते हैं, अपनी स्टेट के स्टूडेंट को सब्सिडी देते हैं, हर स्टेट वाले देते हैं। बहुत सारी स्टेट है जो नहीं देती है, जैसे यूपी वाले देते नहीं है, बिहार वाले देते नहीं है, उसके बाद उत्तराखंड वाले देते नहीं है, हिमाचल वाले देते नहीं है, मगर बहुत सारी स्टेट है जो देती है। जैसे महाराष्ट्र बताया आपको, लेडीज से तो फ्री में पढ़ा रही है, कर्नाटक देती है, उनकी फीस अलग रहेगी वहाँ पे स्टेट स्टूडेंट के लिए। उसके बाद केरला देती है, उसके बाद अपना तेलंगाना देती है, आंध्रा देती है, तमिलनाडु देती है। नंबर ऑफ स्टेट है जो अपने स्टेट वाले जो बच्चे 10-12 जहाँ से किया उनको सब्सिडी देती है, इसलिए अपन उसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं। वो स्टेट वालों के लिए हो गई, नॉट हमारे लिए। समझे बात आपने? ये समझ लीजिए। अब आगे हैं अभी, ये 3 तो पॉइंट अपने कवर कर लिए, इसमें समझ आपको मालूम पड़ गया। अब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं आपको। देखो डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से मैं जरा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दिखा दो प्लीज जरा, उसमें मैं बता दूं। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर की जो लिस्ट है ना मेरे पास जो डाली हुई है, ये डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम लगेंगे, इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते किधर पे भी, याद रखिएगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर जो आप देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट मुझको लगता नहीं कि किसी के पास नहीं रहेंगे। इसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट लगता है तो गैप सर्टिफिकेट है, एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रहता है तो उसका सर्टिफिकेट लगता है, अगर है तो। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, मेरे को लगता है सबके पास होंगे, ये सबके पास लिस्ट होगी यहाँ आए होंगे। कि इसके ताल्लुक से किसी को कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है तो आप नोट डाउन करके मुझसे पूछ सकते हैं बाद में क्वेश्चन आंसर के अंदर। ये आप लिस्ट मतलब आपके पास देख लीजिएगा, आप लोग ये कंटिन्यू रहेगा अभी थोड़ी देर के लिए।
ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, ये एडमिशन के टाइम लगने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन रहेगा तो पूछ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो बता दूं। ऑल इंडिया के जब रजिस्ट्रेशन करने आएंगे, आप ऑल इंडिया के लिए अगर जा रहे हो कोई करने के लिए, तो सिर्फ आपको वहां पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ अपना आपका चेक अपलोड करना है, आप क्रॉस चेक और बैंक की डिटेल डालना है। क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना रहता है 2,05,000 डीम के लिए, जिसमें 2 लाख रुपए रिटर्न आते हैं, और 10,000 रुपीज गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो रिटर्न आने वाले हैं। तो उसमें आपको चेक की डिटेल लगेगी कि वो चेक में रिटर्न आए। बाकी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ 2 लाइन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपको फिलअप करना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट का अगर आप करते हैं या कोई दूसरी स्टेट में करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट, 12 का सिर्फ रिजल्ट, उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा आपका। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस है, तो महाराष्ट्र का ईडब्ल्यूएस अलग टाइप का आता है, वो भी आपको समझाऊंगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें कैसा होता है कि ये जो महाराष्ट्र में ईडब्ल्यू जो आता है वो 2 टाइप से बनते हैं। एक जो बनता है वो ऑल इंडिया का फॉर्मेट का बनता है और एक महाराष्ट्र स्टेट वाला बनता है। लोग क्या करते हैं, ऑल इंडिया के फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस बना लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, बाद में इतने सारे एडमिशन कैंसिल हुए, पूछने की नहीं। अभी तो फिलहाल तो थोड़ी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है कि एडमिशन देते नहीं, कॉलेज वालों को मालूम पड़ गया है, वो एडमिशन के टाइम ही मना कर देते। तो जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का क्राइटेरिया है, महाराष्ट्र का जो लेता है वो 1967 का प्रूफ चाहिए उसको, उसका फॉर्मेट मैंने ग्रुप पे डाला हूँ, अलग फॉर्मेट रहता है, याद रखेगा। तो वो चीज रहती है यहाँ पे। फिर अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है। ये सारी सर्टिफिकेट की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा 250 kbps से पहले महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ये हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायर, इसको भी शॉर्ट में लेते हैं। व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर? देखिए फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी मैं हल्का सा बता भी देता हूँ, मैं महाराष्ट्र की फीस बता भी देता हूँ आप लोगों को, जरा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने फीस स्ट्रक्चर कैसा किया मालूम क्या इसके अंदर बनाया हूँ, बड़े अच्छे तरीके से बनाया हूँ मैंने। कॉलेज की जो FRA की फीस, उसके बाद जिसकी इनकम 8 लाख, बोथ मतलब लेडीज और जेंट बोथ सेम फीस दिख रही है आपको, वहां पे देखो दिख रही होगी सबको, जो भी जहां दिख रही है वहां से देखो पहला। उसके बाद मैंने क्या किया मालूम किया, ओबीसी डाला हूं। ओबीसी अगर लेडीज है, मेल है तो 50% फीस भरने का है, और फीस फीमेल है तो किसका, सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस भरना है। वैसा मैंने बनाया हूं एकदम पूरा। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाल दूंगा, आप लोगों को एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपको फीमेल है तो कितनी फीस भरना है, अगर 8 लाख से कम है तो मेल है तो कितनी भरना है। उसके बाद मैंने बनाया, आगे आते हैं तो ईडब्ल्यूएस आता है, ईबीसी मतलब क्या, इनकम सर्टिफिकेट, कोई कोटा नहीं है, ये सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बनाए तो उसको इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। इनकम सर्टिफिकेट बनाओ, और एक स्लोगन भी है, इनकम सर्टिफिकेट बनाओ और फ्री में एडमिशन पाओ, मतलब बहुत डाला मैंने इसको। अगर लड़की है तो फ्री में एडमिशन ना, डेवलपमेंट चार्जेस ही भरना है आपको। तो ये हो गया किसका, लेडीज अगर है तो डेवलपमेंट चार्जेस, और अगर आप जेंट्स है तो 50%, उसके लिए भी ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसईबीसी मराठा कोटा। उसके बाद आता है विजय एनटी, NT1, NT2, तो क्या भरने का है, सिर्फ बताओ जो मुझे अच्छा लगेगा, क्या भर रहे हैं वहां पे, क्या भर रहा है वो, ओनली डेवलपमेंट, वेरी गुड, ओनली डेवलपमेंट भर रहा है। SC ST है तो क्या भर रहा है वो, कुछ नहीं भर रहा है। उसके बाद आता है एक IQ कोटा, ये क्या भला है, ये क्या भला है, आगे देखो IQ कोटा। हर प्राइवेट कॉलेज पे समझ लेना, मेरे पास कोई, मैं तो बोलता हूँ ये चीज ही मेन है, हर प्राइवेट कॉलेज जो रहती है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर 85% जो रहता है स्टेट कोटा रहता है, जिसमें रिजर्वेशन रहेगा, और 15% जो रहता है वो NRI। आज तक मैं लाइफ में देखा हूं कोई महाराष्ट्र के अंदर यूजी में NRI करता ही नहीं है। वो NRI की सीट जो रहती है वो IQ मतलब इंस्टीट्यूट कोटा बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट कोटा उसका, उसमें अलाउड होती है। और उसकी फीस कितनी रहती है, जो नॉर्मल फीस है उसका 3 टाइम, नॉर्मल फीस का कितना, 3 टाइम फीस रहती है उसकी। ये फीस उसकी दिया हुआ, वो फीस में उसको एडमिशन देना है, गवर्नमेंट ने कानून बना के रखा हुआ, वो फीस है उसकी, फिर IQ कोटा की मतलब। और उसके बाद NRI की भी डाल दिया हूं मैंने, मगर NRI में आज तक मेरी अपनी लाइफ में देखा हूं कि कोई एक कैंडिडेट ने भी एडमिशन नहीं लिया यहाँ पे, फिर भी उसकी फीस भी आ जाएगी। मैंने ये सारे फीस को ब्रेकअप करके डाल दिया अच्छे से एकदम। आपको पता है कि स्टेट कोटा का जो कट ऑफ रहता है वो हायर साइड में रहता है, और IQ कोटा तो फिर मतलब जितनी ज्यादा कॉलेज की फीस उतना कम कट ऑफ,
ये आपको फीस का मतलब इंपॉर्टेंट आपको मैं दे दूंगा बना के। अभी सिर्फ 11 कॉलेजेस की फीस जो है अपडेट हुई है 2026 के लिए। कितनी कॉलेज की हुई है महाराष्ट्र की? 11 कॉलेजेस के लिए, जिसमें से आपको दिख रहा है कि कौन सी कॉलेज की फीस बढ़ चुकी है? बताइए लास्ट टाइम क्या थी? कोई रिपीटर बैच का है क्या? है एनीवन रिपीटर बैच या जिसको फीस का आइडिया हो पहले क्या फीस रहती थी बाद में क्या थी? मुझको तो पता है इसमें किसकी फीस बढ़ गई है। आपको दिख रहा है? पूरा स्क्रॉल करके बताइए किसकी फीस बढ़ी हुई दिख रही है। चलिए मैं बता रहा हूं। एनकेपी सालवे ने फीस बढ़ा दिया, आपने 15 लाख कर दिया हुआ है। उसने बढ़ा दिया। अश्विनी ने फीस बढ़ा दिया है, उसकी अपनी फीस अपना नहीं बढ़ाया, एफआरए ने बढ़ा के दी है उसको। तो ये आपको मिल जाएगा। 4 कॉलेजेस की अभी तक फीस अभी रिवाइज हो चुकी है, बाकी सारी कॉलेजेस की अभी आना बाकी है। 11 कॉलेज की फीस अभी तक फिक्स आ गई है। इस तरीके से आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया। उसके बाद मैंने टेलीग्राम की मेरे बीडीएस की फीस डाल दिया हूं। बीडीएस के अंदर भी सेम रहने वाला है। क्या सेम रहने वाला है? लेडीज है 8 लाख से कम इनकम है तो सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस 1 लाख रुपया फीस रहती है बीडीएस की, तो 10% डेवलपमेंट चार्ज तो 30,000 भरना पड़ेगा। जेंट्स है तो हाफ, सेम रेशो में जाएगा। बीएमएस का भी ऐसी है, बीएचएमएस का भी ऐसी है, सारी कोर्सेज का, फिजियोथेरेपी का भी ऐसी है, सारे कोर्सेज का भी। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो हमने सेट सेल को रिक्वेस्ट करके, हर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कैसी रहती थी? अलग रहती थी। जेजे की अलग, केएम की अलग, नायर की अलग, कुछ ना कुछ डिफरेंस 4,500। हमने सीटी सेल को रिक्वेस्ट करा था इसके ताल्लुक से कि प्लीज गवर्नमेंट कॉलेजेस तो एक ही है ना, उसकी साइमल्टेनियसली फीस कर दो। तो सीटी सेल ने एफआरए ने पूरी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो है ना वो एक ही कर दी है अभी, सिर्फ वर्धा को छोड़ के। अब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ोगे तो उसकी फीस बता देता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लास्ट ईयर की सेम रहने वाली, बढ़ने वाली नहीं है। हर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अभी यही फीस रहने वाली है, याद रखिए। आप किधर भी आपका एडमिशन होता है, कहीं चला गया है क्या? इधर दिख रहा है राइट में, चलिए। तो यही फीस रहने वाली है। हमने एकदम इसको मतलब आसान कर दिया कि कोई भी आदमी, कोई भी कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है तो उसको यही फीस भरना है। उसके अंदर भी सेम, अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा तो पूरे पैसे, लेडीज है तो सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है तो मतलब उतना ही पैसा सेम। चलो ये भी हो गया, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आपको मालूम पड़ जाएगा, आसानी रहेगी आपको। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। चलिए फीस का भी हो गया है। अब रिजर्वेशन का एक बात कर लूं मैं। देखिए रिजर्वेशन जो होता है ना, वो ओपन जो कैटेगरी रहती है ना वो ओपन टू ऑल रहती है। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आप रिजर्वेशन में भी अपने आते हो और ओपन में भी आते हो, मतलब आपका डबल बेनिफिट है, याद रखिएगा। बहुत से लोग क्या समझते हैं, मिसगाइड रहते हैं कि अगर हम रिजर्वेशन का आ जाएंगे, हम जैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में भी जनरल कैटेगरी को भी आ गया, तो जिनके पास कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं था उनके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आ गया, ईडब्ल्यू रिजर्वेशन आ गया। वो समझते हैं कि ईडब्ल्यू में आएंगे तो हमारा ओपन से चले जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ओपन जो रहता है वो सबके लिए रहता है, जिसका अच्छा रैंक आएगा वो सीट ले सकता है। अगर आपको रिजर्वेशन में अगर आते हो तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है इसके ताल्लुक से। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ओपन तो ओपन टू ऑल रहता है और रिजर्वेशन जो अगर अलग लेंगे तो उसका अलग से मिलेगा। मतलब अगर ओपन की 40% सीटें हैं तो 10% अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो उसका 50% चांसेस हो गया आपका। रिजर्वेशन में 10% में और 40% ओपन में। ओबीसी के अंदर है तो ऑल इंडिया के अंदर आपका 50% चांस हो गया ओपन के अंदर, और 27% किस में चांस हो गया आपका? ओबीसी में। तो रिजर्वेशन का यह फायदा होता है, याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस ऑल इंडिया का भी आपको बता दूं। पता ही आपके यहाँ पे 20,000 जैसे रैंक किसी का ऊपर आया है क्या? आप जो बैठे 20,000 रैंक वाले हैं क्या कोई? चले डीम कॉलेज के लिए कितने जाने वाले हैं? डीम कॉलेज मतलब जिसकी भाई रैंक कम, पैसे ज्यादा भरना है, आप लोगों में से कोई जाने वाला है क्या डीम कॉलेज के लिए जाने वाला? चले एक कैंडिडेट है, चलेगा, अच्छी बात है। तो अभी बता दूं मैं आपको कि जब ऑल इंडिया में आप जाते हैं ना, ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिर्फ बोलता हूं सिर्फ 2 लोगों के लिए होती है। 2 टाइप के कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग रहती है। मेरा हमेशा स्लोगन है ये, एक तो जिसका बहुत अच्छा रैंक, जिसका, और जिसके पास या तो बहुत ज्यादा पैसा। ये सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग है। मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो कट ऑफ रहता है ना वो हायर साइड में रहता है हमेशा। अगर महाराष्ट्र स्टेट में अगर लास्ट ईयर का 48,000 पे क्लोजिंग था तो ऑल इंडिया काउंसलिंग का क्लोजिंग था 27,000 पे। वास्ट डिफरेंस रहता है। महाराष्ट्र कॉलेज में 20,000 पे जो कॉलेज मिली थी ऑल इंडिया काउंसलिंग में कभी नहीं मिलेगी वो कॉलेज। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग किसके लिए? जिसका रैंक बहुत अच्छा है,
क्योंकि वहां पे सिर्फ दो टाइप की कॉलेज रहती है। कौन कौन सी रहती है बताइए? गवर्नमेंट और डीम। प्राइवेट तो होती नहीं है, ये आप याद रखो। प्राइवेट कॉलेज तो होती ही नहीं है। तो भाई या तो डीम के लिए पैसे भरो, एमजीएम की 23,50,000 फीस, लोनी की 19 लाख फीस, डीवाई पाटिल की 27 लाख फीस। दत्ता मेघे ने तो फीस का हद तोड़ दिया। दत्ता मेघे को अडानी ने खरीद लिया है, अडानी ने दत्ता मेघे को ले लिया है। अब कॉर्पोरेट अभी इसमें भी आ रहे हैं। अब अडानी तो फिर अपना रेपुटेशन है ना, उसने कॉलेज को लेने के बाद क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया उसने, फीस बढ़ाने का। भाई अभी मैं अडानी मतलब नाम ना, तो वो फीस बढ़ा दिया उसने। कितनी बढ़ा दिया मालूम उसको? 26 लाख पर ईयर फीस। चलो उस पे तो 26 लाख चलो चलता है, एक साथ आपको अदर चार्जेस भी देना ही है। 1 लाख जो रुपया रहेगा वो वैसी की वैसी रहेगा तुम्हारा, मतलब बढ़ेगा नहीं। मतलब टोटल 27 लाख तो फीस होगी आपकी। हॉस्टल फीस भी बढ़ा दिया उसने, अडानी का नाम आ गया। तो आपकी जो 26 लाख है ना, वो हर एवरी ईयर 7.5% इंक्रीज करेगा। कितना करेगा? अरे भाई वो फीस का जो पैकेज बनाने तो मालूम पड़ा 150 160 के ऊपर चले जा रहा है। अडानी की ये दोनों कॉलेजेस, मतलब दत्ता मेघे सावंगी और दत्ता मेघे जो नागपुर है, वो सबसे महंगी हो गई अभी महाराष्ट्र में। डीवाई पाटिल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। अब फीस मतलब कैसा है, 26 लाख अभी भर दो, नेक्स्ट ईयर अभी 7.5% करो, आप इंक्रीमेंट करते जाओ, तो आपको 26 का मतलब 27 के ऊपर आएगा, 27 का फिर इंक्रीमेंट करो। ऐसा करते करते वो आपकी जो पैकेज पूरा वैसा कर देगा। तो ये डीम कॉलेजेस, या तो बहुत पैसा हो आपके पास, या तो बहुत अच्छा आपका रैंक है, तो आपके लिए ऑल इंडिया काउंसिलिंग है। अब ऑल इंडिया काउंसिलिंग के भी रूल्स और रेगुलेशन थोड़े बता दूं। ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए आपको, अगर आपका रैंक अच्छा है, आप जाइए, या तो आप अगर डीम कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हो तो जाइए। एमसीसी काउंसलिंग करती है, मेडिकल काउंसलिंग। mcc.nic.in इसकी वेबसाइट है, जिसका अभी एक्टिव हो गया है 2026 के लिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग अगर आप जाते हैं वहां पे, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले, रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो 10,000 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस, और डीम और गवर्नमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट और 5,000 रजिस्ट्रेशन की फीस रहेगी। आप इसको रजिस्ट्रेशन किए, चॉइस फिलिंग किए वहां पे। ऑल इंडिया काउंसलिंग में हर राउंड, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में टोटल 5 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, स्टे वैकेंसी और स्पेशलिस्ट वैकेंसी, ये 5 राउंड होते हैं। एमबीबीएस बीडीएस की बात कर रहा हूँ, वहां पे एमबीबीएस बीडीएस ही आती है एमसीसी की काउंसलिंग में। 5 राउंड्स होते हैं। आप हर राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपने पहले राउंड में नहीं किया, सेकंड में कर सकते, सेकंड में नहीं किया, थर्ड में कर सकते, थर्ड में नहीं किया, फोर्थ में कर सकते, फोर्थ में नहीं किया, फिफ्थ में कर सकते। हर राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, याद रखिएगा। पहले राउंड में कर लिया है तो आपको फिर बाद में करने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं किया है तो हर राउंड में, ऑल इंडिया काउंसलिंग में हर राउंड में चॉइस फिलिंग करना रहता है। चॉइस फिलिंग मतलब हर राउंड में हमको न्यू चॉइस फिलिंग, मतलब जो प्रीवियस चॉइस फिलिंग करते हैं ना हम, सेकंड राउंड आया, फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग किए रहेंगे, सेकंड राउंड आया, स्क्रीन खोलेंगे तो जो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग रहेगी ना, वो नल एंड वाइट, मतलब वो दिखेगी नहीं आपको, आपको वापिस से चॉइस फिलिंग करना है। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं न्यू चॉइस फिलिंग। जो आपने पिछली चॉइस फिलिंग किया था वो आपको जब आपने स्क्रीन खोला, लॉगिन किया, दिखेगी नहीं। हर राउंड में चॉइस फिलिंग करना है आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, स्टे वैकेंसी और स्पेशलिस्ट वैकेंसी। ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आप अगर अपग्रेड, अब बहुत से लोगों को अपग्रेड समझ में नहीं आता, ये मेरे समझ में नहीं आता कि अपग्रेड किसको। अभी देखिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपने गए, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, डीम कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, अपनी लिस्ट तो बनाओगे ना, आप चॉइस की लिस्ट बनाओगे अपनी आप, कि मुझको समझो 20,000 रैंक है तो मुझको इतनी कॉलेज चाहिए। एम्स भी डाला आपने, टॉप कॉलेजेस महाराष्ट्र के भी डाला, और जो लास्ट ईयर जो आपके रैंक पे आई थी वो कॉलेज भी डाला। लिस्ट बना के आपने चॉइस फिलिंग कर दिया। आपने समझो 50 कॉलेज की लिस्ट बनाई थी, जिसमें आपको 40 नंबर की कॉलेज लग गई। आपने आगे एडमिशन ले लिया, एडमिशन प्रोसेस पूरा कर दिया। उसके बाद जब सेकेंड राउंड आएगा तो आप बेटरमेंट के लिए जाओगे। बेटरमेंट के लिए जाओगे आप, तो आप कितनी कॉलेज डालोगे अभी सेकेंड राउंड के लिए? 50 कॉलेज की लिस्ट बनाई थी, 40 नंबर की कॉलेज मिली। सेकेंड राउंड के लिए कितनी कॉलेज डालोगे? हाँ, 39 जो बेटर कॉलेज चाहिए था ना, वो डालेंगे आप। 39 कॉलेज डाला आपने, बराबर। आपकी प्रीवियस जो कॉलेज जिसमें एडमिशन लिया आपके हाथ में ही है। वो 39 कॉलेज की जो आपने लिस्ट बना के डाली है, उसमें किसी में एडमिशन मिला तो जो प्रीवियस कॉलेज में से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल।
मतलब एडमिशन मिला तो वो जो 40 नंबर की जो कॉलेज आपने ऑलरेडी लेके रखा था उसमें किसी दूसरे को एडमिशन मिल गया, क्योंकि आपने एक चॉइस फिलिंग किया, आपके अगर चॉइस पे मिल गई कॉलेज तो प्रीवियस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल, नई कॉलेज में जाके एडमिशन लो, क्योंकि आपने बेटर कॉलेज डाली थी ना। कोई आदमी ऐसा है कि जो एडमिशन लेने के बाद बेटर कॉलेज की जगह खराब कॉलेजेस डालेगा, तो उसको बेटरमेंट बोलते हैं, अपग्रेड बोलते हैं। तो ऐसा आप जा सकते हो कितने राउंड तक, 3 राउंड तक, 3 राउंड तक अपग्रेड कर सकते हो सिर्फ। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में बेटरमेंट हुआ और थर्ड राउंड में जा सकते हो, स्टे वैकेंसी में नहीं। स्टे वैकेंसी का राउंड जो होता है ऑल इंडिया का, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके पास पूरे इंडिया में कोई भी कॉलेज में एमबीबीएस की या बीडीएस की सीट ना हो, वही एलिजिबल रहता है। किसके लिए? स्टेट राउंड में, क्योंकि जब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होएगा, खत्म होएगा, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का सबका फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा। ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होएगा, खत्म होएगा, उसके बाद बाकी स्टेट काउंसलिंग का सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा। ऑल इंडिया का थर्ड राउंड होएगा, खत्म हो जाएगा, बाकी स्टेट काउंसलिंग का खत्म हो जाएगा। बाकी स्टेट काउंसलिंग का खत्म हो गया, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया वो सारे लोग शेयर करेंगे लिस्ट कि हमारे इतने बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो एमसीसी क्या करेगी, उनको वाइट आउट कर डालेगी, मतलब निकाल देगी। और उसके बाद ही स्टेट राउंड में जो एडमिशन मिलता है वो उसी को मिलता है जिसके पास हाथ में कोई भी सीट नहीं है। और स्पेशल स्टेट के एग्जाम में भी सेम ऐसी है। ये से 5 राउंड्स होते हैं, समझ में आ गया आपके ये, या ऑल इंडिया काउंसलिंग। अब महाराष्ट्र काउंसलिंग का भी रूल बता देता हूं मैं आप लोगों को। मेन अभी आप जो आए हैं, यकीन मानो अगर महाराष्ट्र काउंसलिंग के थोड़ा रूल्स आपने काउंसलिंग का समझ लिया, बैठ के, या जो यूट्यूब पे देख रहा है समझ लिया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। ऑल इंडिया काउंसलिंग पे महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का भी सेम रूल। यहाँ पे कितने राउंड होते हैं नॉर्मली? 5। अब पहले क्या होता था मालूम क्या तुम्हारे को? ये यहाँ पे 3 राउंड होते थे। पहले की बात बता रहा हूं मैं, आज से 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूं। पहले होता ऐसे थे कि भाई 4 राउंड ही होते थे। 4 राउंड के बाद एमबीबीएस बीडीएस की सीटें बचती थी और सीटें सरेंडर कर देते थे रिस्पेक्टिव प्राइवेट कॉलेज को। गवर्नमेंट के ग्राउंड चलते रहते थे, मतलब प्राइवेट के क्या करते थे, सीट को सरेंडर कर देते। ऑल इंडिया में भी ऐसी होता था। ये 4 ईयर बैक की बात बता रहा हूं मैं। कॉलेज में सीट जाती थी, कॉलेज चीटिंग चालू करती थी, डीम वाले भी, सब कुछ। तो एनएमसी ने रूल निकाली कि कोई भी सीट जो रहेगी ना वो सरेंडर नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कॉलेज को नहीं जाएगी, सारे राउंड ऑनलाइन करना है, सरेंडर नहीं होगी। अच्छा काम करी। महाराष्ट्र स्टेट को भी दिया यही रूल कि भाई आपको सीट को सरेंडर नहीं करना है। महाराष्ट्र स्टेट का भी सेम रूल है यहाँ पे। मगर लास्ट 2 ईयर से क्या हो रहा था मालूम, कि जब रूल बन गया यहाँ पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी यही रूल इंप्लीमेंट करती थी, अपने ब्रोशर में डालती थी। मगर एक प्राइवेट कॉलेज है, बताया जिसका नाम क्या है, वेदांता, वो कोर्ट में चले जाता था। कोर्ट में क्यों जाता था? बोले भाई हमारी तो प्राइवेट कॉलेज में फीस का बेनिफिट मिलता नहीं है और बच्चों लोग जबरदस्ती हमारी कॉलेज की फिलअप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, उनको एडमिशन हो रहा है, वो समझते कि फीस का बेनिफिट मिलेगा, ये चक्कर में हमारी सीटें वेकेंट चली जाती है। जबकि ये मतलब जबरदस्ती का वो एक नाजायज फायदा लेते थे। उसके बुनियाद पे क्या करता था, कोर्ट उसको ऑर्डर डालता था। किसको ऑर्डर डालता था? वेदांता को, क्या भाई इसकी सीट बच जाएगी, इसका ऑफलाइन राउंड लो। अब उसके ऑर्डर के ऊपर पूरा ग्रुप ए एमबीबीएस बीडीएस का प्राइवेट कॉलेज का क्या होता था, ऑफलाइन राउंड हो जाता था। एक बार प्राइवेट कॉलेज को सीट चले जाती थी उनके हाथ में, प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमानी करते थे, पैसे से पहले से ही लेके पैसा जिससे बेचे देते थे उसी को सीट देते थे। इवन जो स्टेट सीट जो रहती थी ना, जो स्टेट काउंसलिंग की सीट, एस कोटा की जिसको बोलते हैं, जिसपे मेरिट पे फीस देने का है, उसको कम फीस में लेने, उसको भी ब्लैक में बेचते थे वो लोग, क्योंकि उनको मालूम होता था कि सीट हमारे हाथ में आने वाली है। तो वो कैंडिडेट का जब एडमिशन होता था तो उसको हैरेसमेंट करते थे, ज्यादा पैसा मांगते थे, मतलब सीट बचा के अपने पास लेके आओ, बैकडोर से एंट्री दो। गवर्नमेंट को बहुत कंप्लेंट हुई, बहुत मालूम पड़ा। लास्ट अब एक कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, ये बात मैं निकालूंगा। एक कैंडिडेट कॉलेज थी आरजी घोड़े, उनकी जो कॉलेज की ओनर थी, मेरी थोड़ी रिलेशन भी हो गए थे। मुझको लगा कि नई कॉलेज आई है और ये कॉलेज मतलब ईमानदारी से एडमिशन देगी। आईक्यू कोटे के अंदर एक कैंडिडेट का एडमिशन 3rd राउंड में हुआ। किसमें हुआ? आईक्यू कोटे में। जो फीस थी 28 लाख, वो बना के डीडी गया एडमिशन लेने के लिए। कॉलेज ने काय का देती एडमिशन, 2 दिन रखड़ा, एडमिशन नहीं दी उसको। मेरे बोलने पे बच्चे ने डाला था। अब उसको एडमिशन 3rd राउंड में नहीं मिला, रूल के हिसाब से वो काउंसलिंग से बाहर। 3rd राउंड में अगर आपको एडमिशन मिलता नहीं लेंगे आप, तो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। वो भी समझाने वाला हूं मैं। तो अब उसकी जिंदगी खराब, एडमिशन नहीं दी है। मुझको कांटेक्ट किया, बहुत से रिपोर्टर भी हेल्प करते हैं मुझको इस ताल्लुक से।
सीटी सेल से उसने, देखो क्या होता है, बच्चे डरते हैं, कंप्लेंटिंग करते हैं। सीटी सेल ने भी ग्रेविन सेल निकाला हुआ है, टिकट निकालता है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम कर रहा है कॉलेज, आपको टिकट रेस करो। हमने वो चैनल फॉलो किया, टिकट रेस किया, सब कुछ किया, इसने कमिश्नर से बात किया, एडमिशन का डेट खत्म हो चुकी है, एडमिशन प्रोसेस की डेट खत्म हो चुकी है सब, उसके बाद भी सीटी सेल ने उससे ऑनलाइन मीटिंग करा उस कैंडिडेट से। हम लोगों ने फोन करे कि सीटी सेल का मीटिंग करो, मीटिंग करा, मालूम पड़ा कि वो गया था, उसको एडमिशन नहीं दिया, और सीटी सेल ने उसको फिर एडमिशन की डेट खत्म होने के बाद भी एडमिशन क्या कॉलेज को बोला कि लो, ऐसा बहुत कम होता है, और उसका एडमिशन हो गया। मगर इससे क्या हो गया कि हमारी बातें क्या हो गई, रिकॉर्ड में आ गई। सीटी सेल को भी मालूम पड़ा, हमको भी, हमने भी बोला, सबने बोला, प्रेस वाले बोलते रहते। तो गवर्नमेंट ने ये साल से क्या किया कि इंस्टीट्यूशन राउंड को ही खत्म कर दिया है। अब महाराष्ट्र में कोई भी कॉलेज राउंड नहीं होएगा, किसी का भी, एमबीबीएस का भी, बीडीएस का भी, और आयुष का तो कभी नहीं होता था, ऑनलाइन नहीं होता था, राउंड ही नहीं होएगा, सारे राउंड जो होंगे ऑनलाइन ही रहने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि बैकडोर एंट्री का दरवाजा ही खत्म हो चुका है। अब अगर कोई बोलता है आपका जिसका रैंक कम है कि भाई डायरेक्ट एडमिशन दिला दूंगा, तमाचा मारो उसको, डायरेक्ट एडमिशन कोई नहीं दिला सकता, आपके पैसे खाने के चक्कर में है वो, याद रखेगा। आपको जो एडमिशन मिलेगा राउंड के थ्रू मिलेगा, चॉइस फिलिंग करोगे मिलेगा, रैंक अच्छा रहेगा तो ही मिलने वाला है। अगर आपसे कोई अच्छे रैंक वाला ने चॉइस फिलिंग किया उसी को मिलने वाला है, आपको नहीं मिलने वाला है। दो कॉलेज ये याद रखो, तो कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं करा सकता है। तो ये अच्छा एक रूल आ गया है कि सारी काउंसलिंग जो होगी ऑनलाइन होगी। अब महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में कैसा है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना रहता है वो फर्स्ट राउंड में सिर्फ कर सकते हैं, और कौन से राउंड में, थर्ड राउंड में, बस फर्स्ट और थर्ड। ऑल इंडिया में हर राउंड में कर सकते हैं, महाराष्ट्र फर्स्ट और थर्ड, याद रखिएगा, उसके बाद नहीं कर सकते। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, न्यू, मालूम पड़ गया, सेकेंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग, थर्ड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग, और फोर्थ राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग। उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग नहीं होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ राउंड में जो चॉइस फिलिंग कर दी आपने, पांचवा राउंड होएगा, छठा होएगा, सातवां होएगा, आठवां होएगा, चॉइस फिलिंग करने नहीं मिलेगा। एक नया रूल निकाला कि अब सीटें तो कॉलेज को नहीं जाएगी, कॉलेज उसके लिए जाके कोर्ट को बोलती थी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पेनल्टी का रूल निकाल दिया कि जो कैंडिडेट चौथे राउंड में, फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग करता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस की कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली, एडमिशन मिलता है और एडमिशन नहीं लेता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको 2 साल के लिए बैन कर देगी। कितने साल के लिए कर देगी? अनफेयर तो लगता है ना अपने को ये रूल। भाई चॉइस कौन भर रहा है, चॉइस कौन भर रहा है? सोच समझ के भरो ना, जो कॉलेज चाहिए डालो ना प्लीज। आपको पता हो गया रूल ये, तो इससे कैसे कि ये कैंडिडेट चॉइस फिलिंग सोच समझ के करेगा तो सीटों का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चे क्या करते हैं, फोर्थ राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग ऐसी कॉलेज की कर देते हैं, मिल जाती, लेते नहीं और रिपीट में चले जाते हैं, मतलब वो खत्म हो जाएगा। आप अगर चौथे राउंड में चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो जो 100% कॉलेज चाहिए रहेगी आपको, जिसमें आपको एडमिशन मिल जाए और सेटिस्फाई हो जाओ, वही डालना रहेगा। ये कौन से राउंड में? फोर्थ राउंड में। अब महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में चॉइस फिलिंग के रूल भी बता देता हूँ, और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कितने राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बेटरमेंट अपग्रेड कितने राउंड तक होता है महाराष्ट्र में भी, ऑल इंडिया के ऐसा 3 राउंड तक। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकते हो आप, और थर्ड राउंड में, उसके बाद अपग्रेड नहीं होएगा। स्टे वैकेंसी राउंड जो महाराष्ट्र में वही एलिजिबल है जिसके हाथ में कोई भी सीट नहीं है। मगर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 3 ग्रुप रहता है, ए बी सी। रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार करने का है, सारे ग्रुप के लिए हो गया रजिस्ट्रेशन आपका, मगर चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे 3 ग्रुप है। ए ग्रुप में कौन कौन सी कॉलेज आती है? एमबीबीएस बीडीएस की। बी ग्रुप में कौन कौन सी कॉलेजेस आती है? आयुष कोर्सेज की। सी ग्रुप में कौन कौन सी कॉलेजेस आती है? अलाइड कोर्सेज की, मतलब फिजियोथेरेपी वगैरह सारी कॉलेजेस आती है। कैंडिडेट सब ग्रुप में चॉइस फिलिंग करते हैं, बीडीएस वाला इधर भी करता है, बीएमएस भी करता है, पहले राउंड में तो सबको मिल जाती है। इधर भी रैंक जिसका अच्छा है तो ए ग्रुप में भी मिल गई, बी ग्रुप में भी मिल गई, और सी में तो कट ऑफ क्या रहता है? पहले राउंड का बहुत हायर साइड जाता है, नर्वस नहीं होने का। एमबीबीएस को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं। सेकेंड राउंड में भी ऐसे ही करते बच्चे, ए ग्रुप में भी करें, बी ग्रुप में भी करें और सी ग्रुप में भी करें, सब जगह अच्छा रैंक रहेगा तो सब जगह कॉलेज अलाउड होगी। कट ऑफ बीएमएस वगैरह, फिजियोथेरेपी का, बीडीएस का हायर साइड जाता है। इसी वजह से थर्ड राउंड के अंदर भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, ए ग्रुप में भी करते हैं, बी ग्रुप में भी करते हैं, सी ग्रुप में भी करते हैं।
तीनों राउंड में उनके अच्छे रैंक रहते, अलाउड हो जाती कॉलेज, कट ऑफ हायर साइड में आता है। फोर्थ राउंड में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि थर्ड राउंड में अगर आपने ऐसा किया, आपको एडमिशन मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो ग्रुप से आउट। अगर आपने एमबीबीएस बीडीएस की थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करा, अगर सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग किया था आपने और एडमिशन मिला और नहीं लिया, तो री रजिस्ट्रेशन करना है थर्ड राउंड के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस मैंने भूल जाओगे आप। क्या करना है आपको? री रजिस्ट्रेशन करना है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। ऑल इंडिया का भी सेम रूल है कि अगर सेकंड राउंड में सीट मिलती है और नहीं लेते तो री रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में भी सेकंड राउंड में अगर एडमिशन मिला और नहीं लिए तो क्या है? री रजिस्ट्रेशन। थर्ड राउंड में अगर आपको एडमिशन मिलता है, नहीं लेते तो सीधा वो ग्रुप से आउट। महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में तो काउंसलिंग से आउट, सीधा आउट। महाराष्ट्र शहर में फोर्थ राउंड में अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग करा रहेगा और नहीं लेंगे तो क्या होएगा? अभी बताओ। 2 साल का बैंड, बस समझ में आ गया सब। बस ये समझ लो, बस पहले राउंड में चॉइस फिलिंग की नहीं लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फ्री एग्जिट सारे ग्रुप के अंदर। सेकंड राउंड में अगर आपने चॉइस फिलिंग की और एडमिशन मिला और नहीं लिया तो वो ग्रुप से आउट नहीं रहेंगे, वापिस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो ग्रुप के लिए थर्ड राउंड के लिए, बराबर। थर्ड राउंड में एडमिशन मिला और नहीं लिए तो आउट। कौन से? जो ग्रुप मिला था। ऐसा हो गया। अब स्टे वैकेंसी राउंड जो होएगा ना यहाँ पे ग्रुप ए का, उसमें ग्रुप बी वाला पार्टिसिपेट कर सकता है, याद रखो। आयुष के जिसके पास सीट रहेगी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लास्ट टाइम पे अभी एमबीबीएस और बीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेज के हुए थे 6 राउंड, एमबीबीएस बीडीएस। और प्राइवेट कॉलेज के कितने हुए थे? 4 राउंड। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की सीट कहां चले गई थी? फिर कॉलेज लेवल पे चले गई थी, वहां होता है एमबीबीएस बीडीएस के। अभी ऐसा होने वाला नहीं है। तो एमबीबीएस और बीडीएस के भी कितने राउंड होने वाले हैं मैं लिख के देता हूं आपको, याद रखो। एमबीबीएस का तो होएगा 6 राउंड पक्का, 6 राउंड तक चलते रहेगा ये। 6 राउंड राइटिंग में लिख लो, चलो। और बीडीएस के मालूम कितने होने वाले हैं? 8 राउंड। 8 से तो कम होएंगी नहीं, सीटें ऐसी रहने वाली है। लास्ट टाइम आयुष कोर्सेज के कितने राउंड हुए थे? कोई बता सकता है? एनीवन? अरे कुछ तो देखे होंगे ना किसी ने। 11। कितने राउंड हुए थे? 11 राउंड हुए थे। ये मैं जो बात बता रहा हूं ना, एक चीज बताता हूं मैं, अगर गौर से सुन लो एडमिशन मिल जाएगा। आज एक चीज बता रहा हूं मैं हमेशा बोलता हूं, आयुष कोर्सेज के अंदर ऐसा होता है 5वें 6ठे राउंड के बाद भी सीटें आती है, नई कॉलेज आती है। 6 राउंड में आती है। कितने राउंड में? 5 राउंड हो गया था, 6ठे राउंड में 3 कॉलेज आई थी। उसमें एक बीएमएस की कॉलेज थी। एक कैंडिडेट का 7 लाख रैंक था बीएमएस की कॉलेज का, मुसब के भाई का एडमिशन जो 7वें राउंड में कॉलेज आई। सब तो फंस चुके थे, ना, सब लेके एडमिशन बैठे हुए थे। 7 लाख 8 लाख पे एडमिशन मिलता है क्योंकि कॉलेज ही लेट आई थी। ये आता है, हमेशा होता है, याद रखिएगा। तो आयुष कोर्सेज के लिए अगर आप जा रहे हैं, मेन आयुष कोर्सेज के लिए, तो याद रखिए 11 राउंड होते हैं, 11 राउंड। मैंने जो कट ऑफ लिस्ट डाला हो ना मैंने, वो 11वें राउंड की है। मगर मेरी वेबसाइट, ऐसी कोई भी इंडिया के अंदर वेबसाइट नहीं बनी है अभी तक जहां पे कट ऑफ एक तो फ्री हो। चलो फ्री बहुत सारी वेबसाइट में है, मगर आयुष के कट ऑफ है किधर पे? ऐसी कोई वेबसाइट देखे आपने जिसके अंदर आयुष के कट ऑफ मिलते हो ऑथेंटिक राउंड वाइज? मैंने अपनी वेबसाइट में डाला बड़ी मेहनत करके। अब क्या करना है आपको? muzaffarkhan.in लिख के रखो, लिखो। ये मतलब ये इतना काम आने वाली ना आपकी, आप समझ रहे हो। ये वेबसाइट जो भी बना है ना, सबने चार्ज लिया हुआ है, हमने इसको फ्री रखा हुआ है, कोई विदाउट चार्ज। ये अभी ये जितने भी राउंड होंगे ना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, उस सबके कट ऑफ भी आएंगे उसके ऊपर, आपको फ्री में देखने मिलेंगे। किस में मिलेंगे? फ्री में देखने मिलेंगे। मैं आपको अभी डेमो भी दिखाता हूं, उसका डेमो देखते हैं। एक डेमो देख लो, आपको फ्री में देखने मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट ईयर के तो पूरे इंडिया के है और फ्री देखने मिलेंगे। तो वो उसमें आयुष के भी कट ऑफ आते रहेंगे। तो आयुष के लिए आप याद रखिएगा कि जो कॉलेज आपको 100% चाहिए रहेगी वही डालते रहिएगा, आपका जैकपॉट लग सकता है, याद रखिएगा। तो ये राउंड वाइज बता दिया मैंने, महाराष्ट्र के पूरा आपको समझा दिया अच्छी तरीके से, समझ आ गया राउंड वाइज पूरे महाराष्ट्र के। अब आते हैं कि भाई ये ओपन स्टेट सुनते हैं कि भाई अगर हम बाहर की स्टेट में जाते हैं, कोई दूसरी स्टेट में जाके लेते हैं, खासतौर पे किसके लिए कोई जाता है दूसरी स्टेट में?
MBBS के लिए। तो वो क्या होता है, उसका एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लीजिए आप। महाराष्ट्र में यूजुअली क्या होता है मालूम क्या, एक सेफ रैंक में आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए, मेरे को परेशान कर दिया लोगों ने, मैंने बहुत बार डाला। 50,000 अगर आपका रैंक है, 50,000 अगर रैंक है आपका, तो ये सेफ रैंक अभी नहीं है, फिर भी मतलब मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, SCBC से बिलोंग करते हैं, नोट डाउन इट। कितना रैंक है? 50,000। नीचे की लास्ट की कॉलेजेस 42 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 50,000 रैंक। अगर आप EWS के अंदर आते हैं तो 65 to 70,000, 69 या 65,000 आप पकड़ लो। EWS में आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपका हो गया, याद रखिएगा। मगर ये मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट राउंड नहीं बोल रहा हूँ, सेकेंड नहीं बोल रहा हूँ, थर्ड नहीं बोल रहा हूँ, फोर्थ फिफ्थ की बात कर रहा हूँ। ये जाएगा पक्का। अब आते हैं सेमी गवर्नमेंट जिसको कॉलेज बोलते हैं, मगर होती कौन सी है? प्राइवेट। वेदांता को छोड़ के इसका क्या जाएगा, कोई बता सकता है क्या? चलो अपना अपना गैस लगाइए। 85। चलो 85 किसने बताया? अच्छा बताया। चलिए नेक्स्ट बोलिए ना, और किसी को? मुझको लगता है ये 95 तक बहुत बहुत खींच सकता है। कॉलेजेस बड़ी है, मगर मैं जो देखा हूं वो भी खींचता है तो खींचता है, नहीं तो नहीं खींचेगा। 90,000 तक जिसका रैंक है अपने आप को सेफ समझ सकता है, 90 वाला भी होप रख सकता है। 95 के वाले के बाद जितना 95 के नीचे आता है अपने आप को कम करते हैं। 95 से 1 लाख 80%, 1 लाख से सीधा रैंक ऊपर है आपका तो 70-60%, 1,10,000 तो भूल जाओ सीधा सीधा, बाय बाय टाटा। एक बार अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो आपके लिए महाराष्ट्र में एडमिशन प्रोसेस लेना वेरी डिफिकल्ट, बहुत महंगा। MBBS के लिए जा रहे हो, कम से कम कितना खर्चा है? अगर आपका 1.5 लाख तक रैंक है तो, अगर आपका 150 तक रैंक है या 160 तक रैंक है, अगर आप OBC है, जनरल है, EWS तो महाराष्ट्र कोटा नहीं होता, तो कितना पैसा खर्चा है बताओ जल्दी? 17,30,000। किसको मिलेगा? वेदांता, जिसमें कोई फीस का बेनिफिट नहीं। 160 के बाद वो वेदांता भी खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। 2 लाख, फिर 170 रैंक रहे, 3 लाख रैंक रहे, 4 लाख रैंक रहे, 5 लाख, आपके 25 लाख रुपए मिनिमम खत्म होने खर्च होंगे। कितने? 25 लाख। या तो फिर IQ कोटा में लो या के मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट का है तो डीम कॉलेजेस में लो, मतलब चौपड़ा ही खत्म हो जाता है। अब मेरे को परेशान, मतलब मैं सोचता हूँ ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसा है। इतने ही कॉल्स थे भाई, जब बता मैं हर टाइम डाल लेता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ, आपको ही पता चल गया भाई। एक बार आपका समझो 1 लाख के ऊपर रैंक आ गया, आपको मिलने वाला है क्या महाराष्ट्र में? भूल जाओ, MBBS भूल जाओ, उसको याद रखो, भूल जाओ, नहीं मिल सकता है। ये तो हो गया। अब 1 लाख के ऊपर अगर रैंक आता है आपका, 1.5 लाख तो वेदांता, 1 से 95 से 1.5 के बीच में वही खत्म हो गया, तो सिर्फ डीम कॉलेजेस और IQ कोटा, ये हो गया। अब 2 लाख वाले, 2.5 लाख वाले, 3 लाख वाले, अब उसको भी तो करना है ना MBBS, तो वो दूसरी स्टेट में जाएंगे। दूसरी स्टेट में जब आप जाते हो, ओपन स्टेट जो बोलते हैं, अब महाराष्ट्र क्या है? क्लोज स्टेट है। महाराष्ट्र में एलिजिबल कौन है भाई? 10th और 12 जिसने यहां से किया, जिसके बाद डोमिसाइल है, वही एलिजिबल है, बाकी वाला एलिजिबल है नहीं, एलिजिबल है। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया, गुजरात हो गई, मध्य प्रदेश हो गई, नहीं, ऐसी बहुत सारी जो केरला तो है समझो ओपन स्टेट प्राइवेट कॉलेज के लिए। वो कैसी है कि क्लोज स्टेट है सभी है, महाराष्ट्र, गुजरात हो गई, मध्य प्रदेश, ये क्लोज। बाकी कर्नाटक हो गई, केरला हो गई, तेलंगाना हो गई, आंध्रा हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, बिहार हो गई, उत्तराखंड हो गई, राजस्थान हो गई, वेस्ट बंगाल हो गई, मिजोरम हो गई, तमिलनाडु हो गई, बहुत सारी, वो सब क्या है? ओपन स्टेट है। मतलब जो वहां पे 10th और 12 जिसने नहीं भी किया है तो भी उसको एडमिशन देती है, मगर किस में देगी? वो प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में देगी। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ले नहीं सकते हो, आपसे प्राइवेट। वहां पे आपकी कोई भी कैटेगरी महाराष्ट्र में कैटेगरी है, आपकी SC हो, ST हो, OBC हो, EWS है, वहां जाओगे तो क्या है? ओपन है, कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं। वहां पर आप जाओगे तो जो फीस है उसकी वही देना है आपको, कोई 10 रुपया फीस का बेनिफिट नहीं, 10 रुपया फीस का बेनिफिट नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र में कैसा फीस का बेनिफिट है? अपने स्टेट वालों के लिए। वहां भी फीस का बेनिफिट प्राइवेट कॉलेज में है तो किनके लिए? उनके स्टेट वालों के लिए, अपने को कोई फीस का बेनिफिट नहीं।
हर स्टेट जहां पर अच्छी स्टेट है, जहां पर फीस कम है, उसका कट ऑफ बता देता हूं। यकीन माने वही कट ऑफ मिलेगा आपको, लिख के रख लेना। केरला से चालू करता हूं, फीस कम है 8 लाख, कट ऑफ कितना जाता है मालूम क्या? मर मर के जाएगा 95,000। कितना? और वहां पे आपको मुस्लिम माइनॉरिटी में कंसिडर ही नहीं करते। पहला, वहां मुस्लिम माइनॉरिटी आपको कंसिडर कितना जाएगा? अरे 95 में तो यहाँ मिलती, तो केरला क्यों जाएगा आदमी? चलो केरला आपका समझो बूथ उतर गए जो जा रहे थे, रजिस्ट्रेशन चालू है। सेकंड, कर्नाटक कितना जाएगा मर मर के? कर्नाटक के अंदर 12 लाख रुपए की कॉलेज होती है, 16 लाख की कॉलेज है, 18 लाख की कॉलेज है, 22 लाख की कॉलेज है, 25 लाख की कॉलेज है। अब आदमी जाएगा तो कितने लाख वाली जाएगा कॉलेज के लिए? 12 के लिए जाएगा ना। मर मर के कट ऑफ जाएगा 31, 135। कितना? थर्ड, मतलब जो नई नई कॉलेज है वो मिलेगी। टॉप कॉलेज तो 70, 80, 90, 1 लाख पे खत्म हो जाएगी। हो गया कर्नाटक, खत्म हो गया। आते हैं अभी मोस्ट फेवरेट स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना में माइनॉरिटी कॉलेज, माइनॉरिटी का स्टेटस आपका कंसिडर होगा, कर्नाटक में कंसिडर नहीं होता है। कितना जाएगा? वहां पे भी कॉलेज है 11 लाख, 12 लाख और 15 लाख की। 15 लाख की कॉलेज को छोड़ के बात कर रहा हूं। 1,60 कितना? 1,60,000 तक नहीं जाएगा। 15 लाख वाला 2,75 जो कॉलेज का रहेगा 15 लाख। खत्म हो गया। ये देख लेना, लिख लेना, ये मेरी रिकॉर्डिंग रहती है यूट्यूब पे, देख लेना। आती है आंध्रा। आंध्रा के अंदर भी कॉलेजेस हैं, वही 13 लाख रुपए फीस है। दो माइनॉरिटी कॉलेज है, दोनों के दोनों चीटर है। मेरा तजुर्बा है स्टेट की माइनॉरिटी कॉलेज को छोड़ के जालना में अपना घर समझता हूँ, ईमानदार। बाकी कोई दूसरे की प्राइवेट, जो दूसरी स्टेट की प्राइवेट कॉलेज आप सोचते हैं एक उसको छोड़ के, केरला की और वहां के भी, मतलब हम तो कर्नाटक के लिए एलिजिबल नहीं। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज, अगर आप आंध्रा की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते, 13 लाख फीस है, 2 लाख रुपया हर साल आपसे क्या लेगा? एक्स्ट्रा 2 लाख। मतलब फीस कितनी हो गई? 13 के गए 15, 2 लास्ट टाइम तो 2 लिया था, अभी कितना लेता है क्या मालूम। अब पकड़ के चलो आप, ये हो गया। तो कोई पैसा, मतलब कोई कॉलेज डालते हैं पैसे कमाने के लिए डाले, कोई फ्री में नहीं करेगा। माइनॉरिटी कॉलेज की माइनॉरिटी में हो जाएगा, चलेगा। उसका रैंक आप लिख लो, 5 लाख तक भी मिलेगा आपको भाई। 13 लाख फीस, 2-2.5 लाख रुपया, मतलब उसका हर साल बनना है तो कितना हो गया? फीस कितनी होगी? 15 लाख के करीब, 15.5। उसके बाद हॉस्टल, फिर लैंग्वेज का प्रॉब्लम। तो आदमी पहले वो दो डालते हैं, वो भाग जाते हैं, एडमिशन देते नहीं वो लोग। तो ये कट ऑफ बाद में नीचे जाता है, 3rd राउंड के बाद, पहले राउंड में नहीं आता है। लास्ट तक रुकेंगे तो इतने ही मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम राजस्थान। अरे बहुत महंगा है। तमिलनाडु बहुत महंगा है, 1 करोड़। अरे 1 करोड़ खर्चा करने वाला यही महाराष्ट्र में ले लेगा ना डीम कॉलेज में, क्यों खर्चा करेगा जाके? सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेबल स्टेट आती है फिर यूपी। यूपी एक ऐसी स्टेट है इंडिया के अंदर, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। अरे स्टेट वालों का भी रिजर्वेशन नहीं है, उनकी स्टेट वाला का भी नहीं है, साला पूरी सीट ओपन। अरे क्या मतलब मजाक बना के रखे बेचारों। अरे यूपी में अगर आदमी कोई बेचारा कोई पढ़ रहा है बच्चा वहां का गवर्नमेंट कॉलेज का, कट ऑफ भाई स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में कोई बेनिफिट ही नहीं है उनको, तो मतलब अफसोस होता है मुझको। तो पूरी मतलब सीट ओपन, कोई रिजर्वेशन भी नहीं, और सब के लिए सेम। प्राइवेट कॉलेज भी मतलब 40 हो गई है अभी, तो वहां मिलता है एडमिशन। फीस ज्यादा है, मतलब यूपी का एक ऐसा रहता है कि फीस अलग, फिर आपको अदर चार्जेस अलग, सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग, हॉस्टल के नॉन एसी एसी मिला के अलग, हिडन चार्जेस पकड़ लो जो हर कॉलेज का 1 लाख रुपए अलग। 65 से लेकर 90,000 तक आपका, 90 लाख तक आपका पैकेज जाता है पूरा करने के बाद। यूपी एडमिशन की रेंज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जैसे जैसे आप 9 लाख, 90 लाख जो पैकेज जैसे माइनॉरिटी है 7 लाख तक भी एडमिशन मिल जाएगा। कितना तक? नॉन माइनॉरिटी है मैक्सिमम अप टू 6 लाख या 5.5 लाख। यूपी बहुत वो हो गया है। बिहार भी वैसी है सेम। आप कोई भी स्टेट चले जाओ, सारे स्टेट का मैंने आपको रेट बता दिया। हिमाचल में माइनॉरिटी कॉलेज है, मिल जाएगा, फीस जाता है। अब ये सारी चीज आपको मैंने समझा दिया कि भाई बाहर अगर जाते हो तो आपको ये कॉलेज ये रेंज में आपको मिलेगी। अब वहां पे जाके तो ये तो कॉलेज का मालूम पड़ गया, तो एडमिशन कैसे लेने का है? तो वो स्टेट की काउंसिलिंग में जाके रजिस्ट्रेशन करने का है। वहां पे आपको चॉइस फिलिंग करना है, उसी से आपको एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन बंद हो गया, उसकी स्टेट काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करो। हर स्टेट काउंसिलिंग के अपने अपने रूल। जैसे अगर आप
तेलंगाना में जा रहे हो, आंध्रा में जा रहे हो, तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लगेगा, स्टडी सर्टिफिकेट लगेगा, ये लगेगा आपको। ये अलग अलग डॉक्यूमेंट जो आके इंफॉर्मेशन बुकलेट में लिखे हुए हैं, उसको देखो, पढ़ो, वो सर्टिफिकेट बना लो। ये हो गया। अब आते हैं, मैं महाराष्ट्र का एक चीज भूल गया था जिससे आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा, जो यूट्यूब पे देख रहा है उसको भी, जो बैठे हुए आयुष कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस होता है ना, ये तो हमारा अभी एमबीबीएस बीसीएस कितने टाइप से हो गया अपना एडमिशन। कहाँ से ले सकते थे अपन, जल्दी बताओ कहाँ से ले सकते थे, जल्दी टाइम। ऑल इंडिया स्टेट्स के थ्रू और अदर स्टेट में आयुष का 4 टाइप से ले सकते हैं हम। ऑल इंडिया AA, CCC करता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस रहती है और डीम कॉलेजेस रहती है। उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट से ले सकते हो, अदर स्टेट में जाके ले सकते हो, और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही 15% नॉन डोमिसाइल लोग के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। आयुष के लिए कितने लोग आए यहाँ पे? वेरी गुड। चले, आयुष का मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को टिप देके जाता हूँ, इंपॉर्टेंट। हाँ, आयुष कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस ऑल इंडिया से, जिसमें गवर्नमेंट और डीम कॉलेजेस, उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट से, उसके बाद अदर स्टेट में जाके ले सकते हैं, बहुत कम जाते हैं। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 15% अलग से कोटा होता है जो नॉन डोमिसाइल के रहता है, उसमें भी अप्लाई कीजिए। उसमें फीस का बेनिफिट नहीं मिलता है, मगर जनरली कट ऑफ जो रहता है कम जाता है। किससे? 85% कोटे से, क्योंकि फीस का बेनिफिट रहता नहीं है और सारी सीट ओपन रहती है। क्या रहती है? ओपन रहती है। जो अच्छी कॉलेजेस भी प्राइवेट की है ना, मिल जाती है। और आयुष कोर्सेज में फीस ही क्या है? अगर आप बीएमएस की फीस देखेंगे तो मैक्सिमम फीस कितनी है? 2-2.5 लाख रुपया। अगर आप घर के पास अगर एडमिशन मिलता है और एक गवर्नमेंट कॉलेज जो दूर है, आपका कितना खर्चा होएगा साल का? उतना हो जाएगा ना, हॉस्टल मिला के आना जाना। तो जो प्राइवेट कॉलेज बाजू में मिल रही है वो भी मिल सकती है आपको। मैं बता रहा हूँ बात आप लोगों को। तो वो भी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है जिनको मालूम रहता नहीं है। उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना रहता है आपका, उसका भी 3 राउंड होता है। उसका पहले राउंड फ्री एग्जिट रहता है, 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना, 3,000 रजिस्ट्रेशन फीस पे करना रहता है। कम रैंक पे उधर भी मिलता है। ये हो गया आयुष कोर्सेज का भी मैंने आपको समझा दिया कि राउंड भी ज्यादा होते हैं। अभी मैं कट ऑफ के ताल्लुक से भी आपको एक एमबीबीएस को मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितने में जाएगा, प्राइवेट में कितने में जाएगा, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज फीस का बेनिफिट वाला, और अदर स्टेट में कितने में जाएगा। अब आते हैं बीडीएस का कितने में जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज बीडीएस का प्राइवेट कितना जाएगा, उसके बाद बीएमएस का कितना जाएगा, बीएचएमएस कितना जाएगा, फिजियोथेरेपी कितना जाएगा, ये सारे कोर्सेज पे आ जाते हैं। चलिए मेन पॉइंट पे, बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस, एनीवन गैस? एनीवन? कुछ तो गैस करो भाई, कुछ जा रहे नहीं बीडीएस करने के लिए? हाँ चलिए 1 लाख, 1 लाख पकड़ लो, नहीं जलगांव में कॉलेज आई मिल जाएगा। 1,10,000, 1,15,000 तक भी हो रख सकते हो, चलेगा। ये बीडीएस का। प्राइवेट कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, बताओ एनीवन गैस? जल्दी जल्दी, हाँ प्लीज जल्दी। 5 लाख तक तो मैं लिख के देता हूं जाएगा। कितना? 5 लाख तक तो लिख के देता हूं जाएगा। अब कॉलेज थोड़ी दूर रहेगी भाई, मगर मिलता है। अब आप भेजो ना, दूर नजदीक वाली कॉलेजेस रहेगी ना, जो जैसे नजदीक हो गई, तेरना हो गई, एमजीएम हो गई, और उसके बाद ये वाईएमटी हो गई, जो प्राइवेट कॉलेज है उसका तो हाई जाएगा, मगर दूर हो गई कॉलेज जो उतना जाएगा। मुस्लिम माइनॉरिटी जालना की एक कॉलेज है, उसका कितना जाएगा? 3.5 तो जाएगा पक्का। ये हो गया। चले बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस, एनीवन गेस? 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गैस? 2,50,000, 270, 260 आराम से मिलता है। अब तुम बोले कि पोडार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब प्राइवेट कॉलेजेस, एनीवन गैस? जल्दी जल्दी, आप लोगों का ये मेन पॉइंट है। आप लोग क्या रैंक पे क्या मिल रहा है मालूम पड़ रहा है, जल्दी बताइए। 6 लाख थोड़ा हार्श हो गया बीएमएस का, मगर 5,50 तक तो पक्का जाएगा। 5,50 जाएगा 5,50। चलो बीएचएमएस, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक ही है, छोड़ दो उसको, गिनती में मत लो। नजदीकी कॉलेज का हाई रहेगा, दूर कॉलेज का 7 लाख तो पक्का जाएगा। बीएमएस कॉलेजेस 6 लाख पक्का जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस 3 लाख जाएगा। फिजियोथेरेपी कितना जाएगा? अरे मार्क्स ही बता देते ना, 40 मार्क्स को कोई मिलेगा, 25 मार्क्स को कोई मिलेगा, मगर दूर मिलेगा, घर पे नजदीक नहीं मिलेगा।
तुम बोलेंगे यहाँ पे सुमैया मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा मगर मिलेगा, ये बहुत सारी कॉलेजेस है तो ये मिल जाएगा। ये अभी आपको कट ऑफ मालूम पड़ गए। अब कॉलेज वाइज कट ऑफ, भाई आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है कि नहीं किया हुआ है? सारे कट ऑफ डाल दिया हूं कॉलेज वाइज। लास्ट ईयर पे जो आपको मिल रहा था कॉलेज में वो मिलेगा। हर साल कॉलेजेस बढ़ी, एमबीबीएस की 9,000 से 10,000 कॉलेजेस बढ़ी, इम्पैक्ट करेगी। आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी कॉलेज वाइज कट ऑफ, ये मिल जाएगा। अभी आपको सारी चीजें मालूम पड़ गई कि भाई क्या रैंक पे क्या नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, सब चीजें पता चल गई आप लोगों को कि भाई ये चीजें इतनी आसानी से होती है। अब रजिस्ट्रेशन करना है, एक अपनी अच्छी चॉइस के लिए बनाना है और एडमिशन लेना है। समझा आपने बात को? अब इसमें किसी को अगर कोई डाउट्स है, ऐसे डाउट्स मतलब जेन्युइन डाउट्स है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। आपने बनाए हो जो आपने रखे होंगे पहले से बना के रखेंगे। अब ये कोई पूछेगा ना मुझके कि मुझको कौन सी कॉलेज मिलेगी क्या रैंक पे, तो मैं उसी को बोलूंगा कि तू बता, क्योंकि सारी चीजें मैं डाल चुका हूं। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ी वेट कर लेता हूँ। मुजफ्फर खान में एक डेमो देता हूँ, कैसा देखने का। चले डेमो ले लो। अभी तक पूरी तरह ये वेबसाइट जैसा मुझको चाहिए था वैसी हुई नहीं है, टाइम कम था, मगर हमने फिर भी इसको रिलीज कर दिया है कि लोगों का फायदा हो। फीस स्ट्रक्चर वगैरह अभी तक प्रॉपर नहीं आया है इसके अंदर। नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह फीस स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज, बॉन्ड वगैरह हर चीज प्रॉपर परफेक्ट मिलेगी। मतलब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये वेबसाइट के अंदर जो भी डिटेल रहे वो 90% नहीं बल्कि 99.99% तक परफेक्ट रहे। और सिर्फ इसमें आपको महाराष्ट्र स्टेट का नहीं मिलेगा ना ऑल इंडिया का, इसके अंदर आपको सारी स्टेट की कट ऑफ मिलेंगे, सारे पूरी इंडिया में जितने भी है। इवन पीजी का भी आएगा इसके अंदर। आप यूजी को क्लिक करना है, इस पे गए वेबसाइट पे, आप यहाँ पे यूजी क्लिक करें तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे कुछ भी, सबसे पहला साइन अप करना रहेगा। साइन अप कीजिएगा आप। साइन अप के अंदर आपको से पूछेगा आपका नेम, उसके बाद क्या है मोबाइल नंबर और रैंक। एक ओटीपी आएगी तुम्हारे को, आप अपना पासवर्ड बना दो। चलिए इनका हो गया। सबसे पहले जाके टूल देखने का कॉलेज प्रेडिक्टर। कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाओ, आप नीचे जाओ। यहाँ पे पहले क्या है एमसीसी मतलब ऑल इंडिया से जो भी होते हैं काउंसलिंग और स्टेट। आपका रैंक कितना है? चलो 1,04,000। एमसीसी पे जाओ, आप कोर्स सेलेक्ट करो। हाँ, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करें आपने। राउंड थ्री कभी राउंड 3 देखने का। प्रेडिक्ट माई कॉलेज। हाँ, टोटल कितनी कॉलेजेस मिल रही है? 54। हाई चांसेस कितने मिलने का है? मॉडरेट, टफ, मतलब पूरी डिटेल, मतलब सिर्फ 4 कॉलेज छोड़ के तुमको सारी मिलती है। ये सारे कॉलेज की आपको फीस आ जाएगी, सब आ जाएगा, मालूम पड़ गया। इतने आसानी से आप चेक कर सकते हैं। आप आ जाओ, चलो दूसरी कोई स्टेट चेक करना है। चलो कौन सी स्टेट आपको बताओ, मैं तुम्हारा ही चेक करता हूँ। एनी स्टेट, पीछे जाओ बैक। अब जो स्टेट चाहे आप चेक करो, फीस मिल जाएगी आपको, कितने में मिली थी, क्या मिली थी, क्या नहीं मिली थी, आपने देख लिया। वो कॉलेज को क्लिक करो जो मिली थी, उसकी फीस मिल जाएगी आपको। जाइए फीस देखो वहां पे जाके, फीस कितनी है? 12 लाख रुपया। तो ये सारी डिटेल आपके पास फ्री में पड़ी हुई है। इतना आसान हमने एडमिशन प्रोसेस के लिए कर दिया है, आप अपना चेक कर सकते हैं। आयुष का भी डाल दिया है कि आयुष में भी क्या मिलता है, कौन सा कॉलेज मिलता है, क्या मिलता है, क्या कट ऑफ जा रहा है, क्या ट्रेन जा रहा है, लास्ट ईयर क्या ट्रेन था, ये साल क्या ट्रेन है, फीस कितनी है, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह बैठ के मिल रही है। तो इसमें मैं अपना ये कॉल खत्म करता हूं। मैंने इसको मतलब आप लोगों को हर तरीके से बता दिया क्या रहती काउंसलिंग। 3 चीज, क्या अपने रैंक पे बताइए, क्या काउंसलिंग में 3 चीज क्या रहती मेन? अपने रैंक पे क्या मिल रहा है मालूम हो गया, कहाँ मिल रहा है मालूम हो गया, तो उधर ही आके फोकस करके चॉइस अपनी अच्छी से लिस्ट बनाए आपने। रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, चॉइस फिलिंग कैसा करना है, मैं टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप पे रहो। मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, यूट्यूब वाला बैन कर देता है जब हम लोग बना के डालते हैं यूट्यूब वाला, क्योंकि उसमें प्राइवेसी दिखती है ना, वो नाम आते। मैं किसी लाइव का भरता हूँ उसका ही डाल देता हूँ, सबका फायदा है। तो यूट्यूब वाला बैन करता है। मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, उसको देखो, आंख बंद करके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसको देखो, आंख बंद करके चॉइस हो जाएगी, चॉइस फिलिंग हो जाएगी तुम्हारी। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप भर के डाल देता हूँ, बस और क्या रहा, चॉइस फिलिंग का एडमिशन ले लो। चलिए ऑल द बेस्ट, मैं इसमें खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। हम लोग क्वेश्चन आंसर से पहले जो दूसरे हमारे गेस्ट है आफ्ताब मोहम्मद सर, उनको भी सुन लेते हैं। एक 10 मिनट जो है उसमें आपको वो ये गाइड करेंगे कि बाहर जो है एमबीबीएस करने की क्या आपको अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ शुड यू गो अबाउट इट। Assalamu alaikum everyone and good afternoon to all. First of all, congratulations to all the student who has secured and qualified in NEET exam.
and planning to pursue their admission into doctor field. So it's a very reputed field. आज हम बात करेंगे एमबीबीएस के बारे में. कितने लोग हैं जो इधर एमबीबीएस के लिए पहला टारगेट है? कितने लोगों ने नीट का एग्जाम इस साल दिया था? कोई नंबर्स बता सकता है? हाँ, हाथ मत उठाओ, नंबर बताओ. 22 lakhs. कितने लोग क्वालिफाइड हुए? कितने लाख लोग क्वालिफाइड हुए? सॉरी, कितनी सीटें हैं इंडिया में एमबीबीएस की, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला के? वन लाख 36,939. इतनी एमबीबीएस सीटें हैं, जिसमें 63,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और 73,000 समवेयर प्राइवेट कॉलेजेस है. कितने लोग पास हुए थे? 8 लाख. सबकी पहली चॉइस क्या है? एमबीबीएस. तो कितने लोग पास हो रहे हैं, कितनी सीट है? तो ये पहली ग्राउंड रियलिटी है इंडिया के एमबीबीएस के एजुकेशन के लिए. ठीक है, तो अब जो कि एमबीबीएस करना है तो लोग इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं. आपको सबको पता चल गया आपके रैंक के हिसाब से आपको क्या कट ऑफ और क्या कॉलेजेस मिल रहे हैं. इसलिए कई बच्चे, कई हजार बच्चे हर साल अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं और कई सालों से कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये बहुत जानना जरूरी है कि एमबीबीएस अब्रॉड से करते वक्त क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस कंट्री में आपको जाना चाहिए, क्या पैकेजेस होते हैं. ये सब कुछ बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखते हैं, आप चले जाते हैं और तो आपको इंडिया में आके लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है. तो अभी आप अगले 10 मिनट गौर से सुने कि मैं जो जो बता रहा हूं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एमबीबीएस अब्रॉड के ताल्लुक से. पहली बात तो जिस कंट्री से भी आप एमबीबीएस करना चाहते हैं वो आपको 54 मंथ्स का कोर्स कराना चाहिए. ठीक है, उसी कंट्री से. ऐसा नहीं कि 20 महीने आपने कहीं और से कर लिए और बाकी महीने आपने किसी और कंट्री से किए. 54 मंथ्स फ्रॉम शुड बी कंप्लीटेड फ्रॉम द सेम कंट्री. उसके बाद वो यूनिवर्सिटी या वो कंट्री, उसका इंटर्नशिप वहां पे होना चाहिए, तो उसके हॉस्पिटल टाइप्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए? हॉस्पिटल टाइप, क्योंकि आपको वहां पे 1 साल की इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी है अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद. उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट वहां का लाइसेंस मिलना चाहिए. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि आपने लेट्स से बांग्लादेश से एमबीबीएस किया, तो 5 साल कंप्लीट इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट आपको वहां का लाइसेंस देना चाहिए कि आप एज ए एमबीबीएस डॉक्टर उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट वो कंट्री आपको लाइसेंस ही नहीं दे रही है, तो इंडिया आपको क्यों लाइसेंस दे? तो हर कंट्री नहीं देती है. ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानना समझें कि आपको कहाँ. और ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है. चौथे और भी हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होनी चाहिए. कई कंट्रीज है जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाती हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो ये हो गया एमबीबीएस का. अब इसके पैकेजेस कैसे शुरू होते हैं, या पहले कंट्रीज बताता हूं जो इस सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करते हैं. उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, नेपाल. These are few reputed countries who comply to all these rules and regulation what NMC has bring it up. तो अगर आप ये कंट्री से करते हैं तो आप इंडिया में आके लाइसेंस ले सकते हैं. इंडिया में आके आने के बाद लाइसेंस लेने का तरीका क्या है? आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, वो है FMGE एग्जाम. FMG मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन. ये एग्जाम देने के बाद, और इसके पासिंग परसेंटेज अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये यूनिवर्सिटीज ऐसी चुने जिसकी पढ़ाई अच्छी है, जिसके पासिंग परसेंटेज अच्छे हैं. पासिंग परसेंटेज कम होने की और वजह भी हैं, क्योंकि ये 300 मार्क्स का पेपर होता है और 50% पासिंग ये है, तो परसेंटेज ऑफ पासिंग इज ऑल्सो हायर. तो जब बच्चे वहां से पढ़ के आते हैं तो पहले अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते हैं और टफ भी होता है, क्योंकि 50% पास करना इज नॉट इजी फॉर थिंग. तो ये इसलिए, बट अब कई यूनिवर्सिटीज हैं ये देखते हुए कि अब एडमिशन का क्राइटेरिया इस बेस पे हो गया है कि स्टूडेंट्स वो देख रहे हैं कि मेरी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग परसेंटेज क्या है. तो आजकल मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट को एफएमजी की तैयारी भी करवा रहे हैं, और प्लस कई इंडियन इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं जो एफएमजी के लिए तैयार करते हैं. नेक्स्ट के बारे में भी बात हो रही है, बट ये कई सालों से बात हो रही है, तो जब तक ये लागू नहीं होगा मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि लोग कह रहे हैं
रूल्स ये भी है कि अब अगले साल नेक्स्ट साल आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा तो फिर एफएमजी देने की जरूरत नहीं है। चाहे इंडियन स्टूडेंट हो या फॉरेन स्टूडेंट हो, दोनों को ही नीट यूजी की तरह एक ही एग्जाम देना होगा और उसी के बेसिस पे पीजी एडमिशन होंगे। बट दीज ऑल आर राइट नाउ इन नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट, एंड कब वो रिलीज होगा उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे, तो फिलहाल हम नेक्स्ट की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि हम अब्रॉड के लिए अगर ये कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कंट्रीज क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और पैकेजेस क्या होते हैं। तो सबसे सस्ता जो पैकेजेस शुरू होता है वो रशिया से शुरू होता है। 18-19 लाख में आपके एमबीबीएस पूरा 5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप, मतलब 6 साल, 5 साल की फीस, 6 साल का हॉस्टल, फूड, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से शुरू होता है। उज्बेकिस्तान 24-25 लाख, कजाकिस्तान, जॉर्जिया महंगा है, 32 लाख से शुरू होते हैं, 45 लाख तक जाते हैं। बांग्लादेश इज ए वेरी गुड ऑप्शन। बांग्लादेश में सिर्फ ढाका सिटी के अंदर लेना चाहिए। बांग्लादेश की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी थोड़ी टफ है, उसके बारे में जिसको भी इंटरेस्ट होगा हम मेरे से राब्ता करेंगे, वो मैं उनको वो बता दूंगा। बट बांग्लादेश का पैकेजेस शुरू होते हैं 36 लाख से लेके 48 लाख तक। मतलब जो भी मैं पैकेजेस बता रहा हूँ, मतलब इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो गया जो आपको पूरे इंटायर अपने टेन्योर में देना है, वो भी टुकड़ों में, साल साल में। ठीक है, तो ये तो हो गया एमबीबीएस के पैकेजेस के हिसाब से। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कई बच्चे वहां जाते हैं तो होमसिक्स फील करने लगते हैं, घर से दूर रहते हैं। दूसरा जो मेजर डिसएडवांटेज है कि जैसे कि पीजी में 50% जो स्टेट, अगर आपने जिस भी स्टेट से एमबीबीएस कंप्लीट किया है, आप उसके लिए 100% उसके पीजी कोटा के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि आपने कर्नाटक से अगर एमबीबीएस किया और अगर आप महाराष्ट्र में पीजी सीट लेना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ 50% कोटा के लिए एलिजिबल हैं। आप 100% महाराष्ट्र के पीजी कोटा के लिए एलिजिबल। सो विच एवर स्टेट फ्रॉम विच यू आर डूइंग योर एमबीबीएस, वहां के 100% पीजी कोटा के लिए एलिजिबल है, रेस्ट ऑफ द स्टेट आपके 50% हो जाते हैं। तो वही जब आप अब्रॉड से करते हैं, आपके लिए हर स्टेट में पीजी कोटा सिर्फ 50% रह जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ें और अगर आपका एमबीबीएस ही मकसद है और अगर आप ये करें तो आप पीजी सीट भी क्रैक कर सकते हैं अच्छे स्कोर्स लाके और अच्छा ये करके। ठीक है, तो ये हो गया एमबीबीएस के ताल्लुक से बात करने के लिए। मेरा नंबर नोटपैड में डालो, मैं अपना नंबर दे रहा हूं जिसको भी इस ताल्लुक से बात करना है। जैसे कि मैं अब्रॉड भी देखता हूं और जो भी बंदे आयुष दूसरे स्टेट से करना चाहते हैं मैं उसकी भी गाइडेंस देता हूं। तो मेरा नंबर है 9967857212। ठीक है, एक तो ये हुआ जो कि हम जान रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है। तो मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा। मैंने और मुजफ्फर भाई ने मिलके एक और वेबसाइट बनाई है। हमने तो मुजफ्फर खान इन देखा ही, जिसके अंदर हम मेडिकली हर इंफॉर्मेशन देते हैं। बट हर कोई मेडिकल में नहीं जाना चाहता है और कई बच्चे, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है careerandabroad.com। इफ यू कैन राइट दैट नेम, careerandabroad.com। हाँ, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे देखिए, अब बच्चे 8वीं स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन, आपके माँ बाप ने, किसी ने बोल दिया आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या किसी और फील्ड में जाओ, बट एक्चुअली वो बच्चा किस में काबिल है, तो इस वेबसाइट के थ्रू वो साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकता है। उससे आपको हर इंफॉर्मेशन, मतलब उस बच्चे के लिए, हर एक बच्चे के अंदर 8 तरह के बच्चे होते हैं। किसी को इमोशनली क्वोशेंट उसका ज्यादा है, कोई इंडिविजुअली काम करना ज्यादा पसंद करता है, कोई सेल्स का फील्ड में ज्यादा पसंद करता है, कोई बोलता है नहीं मुझे फ्रंट डेस्क में नहीं काम करना है, कोई अगर बॉस चिल्ला दे तो उसको पसंद नहीं है, कोई ये चाहता है कि नहीं ठीक है। मतलब अलग अलग नेचर के अलग अलग बच्चे होते हैं। तो किस बच्चे के लिए क्या है, 8वीं स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन वाला बच्चा इसके अंदर जाके अपना एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देके टॉप 10 फील्ड, टॉप 10 कैरियर किसमें वो बना सकता है उसकी डिटेल ले सकता है। प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट आप किस फील्ड में भी, आपको जानना है कि मेरे को अगर बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 11th-12th में क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसमें किस तरह की नौकरियां मिलती हैं, कौन कौन से प्रोफाइल की नौकरियां मिलती हैं, और क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं किसी भी फील्ड का, चाहे वो मार्केटिंग हो, मैनेजमेंट हो, वो सारी जितनी भी इंडिया में ग्लोबली प्रोफाइल्स हैं
चाहे वो एआई हो, कंप्यूटर हो, इंजीनियरिंग हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, हर फील्ड का आपको सिर्फ नाम ये डालना है, डिटेल डालना, ये चेक करना है कि ओके मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो मुझे क्या करना होगा, वो पूरी डिटेल आपको वेबसाइट पूरी बता देगा कि आपको वो क्या लेना है। नॉट ओनली दैट, अगर आपको किसी भी अलग कोर्सेज के लिए अब्रॉड जाना है, जैसे आपको एमबीए करना है यूके से तो या किसी भी कंट्री से, तो आप फिल्टर में जाके अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे एमबीए, आप फिल्टर में जाके अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे यूके, वो आपको पूरी लिस्ट बता देगा कि इस यूके के अंदर एमबीए किस किस यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, उसके क्या फीस है, उसके क्या पैकेजेस हैं। तो इसका यूटिलाइज करें, उस ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। हमारी यही मकसद है कि आप लोगों को ज्यादा दूर कहीं दूर दूर जाने की जरूरत नहीं, एक ही वेबसाइट पे जाएं, हर इंफॉर्मेशन ले। मेडिकल की लेना है तो मुजफ्फरखान.in है, किसी और फील्ड की ले लेना है, सब कुछ वो इस वेबसाइट में जाके लिया जा सकता है। दो चीज, कैरियर आपको समझना है, मेरा बच्चा के लिए क्या कैरियर बेहतर है, आप वो भी देख सकते हैं। और अब्रॉड में कोई भी कोर्स, रशिया हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया, आप सिर्फ कंट्री सिलेक्ट करें, कोर्स सिलेक्ट करें, आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज आ जाएगी, उसकी फीस आ जाएगी और वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन के ऊपर हम मिलते हैं और बात करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का। और हमारे पास में अब लगभग आधा घंटा है, आप लोग सवालात पूछ सकते हैं, हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सर। हाँ। पहले तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मोस्ट ऑफ द मतलब मोर देन 95% सब क्लियर हो गया। सर मैं एक ये क्वेश्चन था, जैसे कि कैटेगरी में आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो जो अपने को सर्टिफिकेट लगेगा सर खाली कैंडिडेट का चाहिए कि उसके मतलब जैसे फादर का भी लगेगा? नहीं, आपको कैंडिडेट का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ओबीसी में आते हैं तो आपको महाराष्ट्र स्टेट के लिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, एनसीएल लगेगा, नॉन क्रिमिनल, और वो जो नॉन क्रिमिनल तो पेरेंट्स का रहता है ये, और जो आता है वैलिडिटी रहता है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। ओके सर, ओके सर। और सर एक सर क्वेश्चन ये था ना कि जैसे कि सर आपने बताया आयुष के लिए या कोई भी कोर्स के लिए लास्ट राउंड में अगर अपने को कॉलेज मिला और अपने नहीं लिया तो अपन 2 साल के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ, ये ऐसा प्रोविजन उन्होंने डाला है। अब हो सकता है आयुष के लिए भी डाले कि नहीं डाले, वो तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट आदमी के बाद पड़ेगा। क्योंकि कैसा होता है ना कि इतना हार्श भी वो लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ये मिस्टेक करते ही है, मेरे को पता है। हाँ। अब देखते हैं कि एमबीबीएस के लिए ही करते हैं कि आयुष के लिए भी करते हैं लोग। अगर इन केस सर अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो लास्ट राउंड में क्या बोले आपने? इन केस अगर कोई भी कॉलेज नहीं देखो, मिला, ये पहला आप क्या कीजिए, मैं सिंपल इसका आंसर देता हूँ कि आप अपनी जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना के उसके कट ऑफ देखिए, लास्ट ईयर में क्या क्या गए थे, बराबर वो अवेलेबल मिल जाएंगे। ये साल क्या क्या जा रहे हैं, और उसी पे आप रहो ना कि लास्ट ईयर मिला था तो क्यों नहीं मिलेगा ये साल भी। आगे ग्राउंड तक वही डालते रहो, जो कॉलेज आपको चाहिए वही डालो आप, तो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी आपकी कभी। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है कि आप अननेसेसरी वो कॉलेज डाल देंगे जो आपको चाहिए ही नहीं, आप वो डालना ही मत। सर अभी स्टेट कोटा में अपने को 3rd राउंड में कोई कॉलेज मिला, तो उसमें तेरा अपना एमसीसी में 4th राउंड में जा सकते हैं स्टेट राउंड। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको स्टेट में 3rd राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो, और आप नहीं लेते, तो स्टेट काउंसिलिंग से भी बाहर और ऑल इंडिया काउंसिलिंग से भी बाहर। स्टेट 3rd राउंड में काउंसिलिंग में कोई राउंड में कोई कॉलेज मिला तो आप दोनों राउंड से बाहर हो जाओगे। आप तो सोच समझ के डालिएगा, आप जो कॉलेज आपको चाहिए वही डालिए आप। अच्छा सर, ये एमसीसी में अपने को ऑल इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करना है। क्या वो आपका रैंक कितना है? 58,358। अब मुझको बताइए कि लास्ट 10 साल का कट ऑफ आप चेक करो, जब से एमसीसी काउंसिलिंग बनी है 58,000। अभी वही बात आती है ना, ये प्रोसेस इतना आसान है, मगर ये आपको भ्रम क्यों पैदा होता है कि 58,000 में जिंदगी में कभी नहीं मिला था, ये साल मिल जाएगा। ये भ्रम कहाँ से पैदा किया आपने? 58,000 में एमसीसी काउंसिलिंग से कभी मिला था कट ऑफ के अंदर आज तक? नहीं, तो ये साल कैसे मिल जाएगा? आप कैसे अपना भ्रम पैदा कर लिए? नहीं मुझे पता नहीं, एमसीसी का मैं मैंने ज्यादा बताया ना कितना कट ऑफ गया था। एमसीसी काउंसिलिंग से गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ कितना गया था? असल में सर एमसीसी का मैंने पता नहीं किया, सिर्फ स्टेट का ही मैं बता रहा हूँ आपको, एमसीसी काउंसिलिंग से अंडमान निकोबार आसाम, जहाँ कोई जाना चाहता भी नहीं है, जहाँ पे 3-3 4-4 साल के बॉन्ड है, उसका भी कट ऑफ 28-29 हजार पे खत्म हो जाता है। तो इतने अभी 28-29 हजार तक खत्म हो जा रहा है, तो क्या 58 हजार तक जाएगा? नहीं जाए। बस खत्म। अभी पूछिए सवाल।
तो मतलब मुझे स्टेट केस में ही खाली अप्लाई करना 100% जब 58,000 रैंक है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में ले लो आप। ठीक। अभी मिल रही है ना आपको, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो शायद मुश्किल है। नहीं, सेमी गवर्नमेंट में चांस है, हाँ, गवर्नमेंट में मगर गवर्नमेंट भी चॉइस फिलिंग में डालो ना, क्या पैसा लगता है आपको? ठीक। 3 राउंड तक आप गवर्नमेंट भी चॉइस डालो उसको। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, जो अपने को कॉलेज मिल रही है प्राइवेट में सेमी मिल रही है, और वही प्राइवेट कॉलेज रहती है, अब उसको क्यों डालना? जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो अच्छी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज भी सारी डालो ना, पैसा थोड़ी लगता है चॉइस फिलिंग में। आप मैक्सिमम नंबर चॉइस कॉलेजेस डाल सकते हो। तो कभी भी है ना, चॉइस फिलिंग का 3 उसूल क्या मिलता है मालूम होना चाहिए। जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो टॉप कॉलेजेस डालने का पहला, और जो मिलता है वो भी, उसकी थोड़ी नीचे की भी, मगर 3rd राउंड में नीचे की मत डालना, जहां तक मिलता है वहीं तक। थैंक यू वेरी मच सर। आपने इंटायर कवर तो कर, लेकिन कुछ डॉट्स के वजह कर क्या होता है, सारे लोग का क्लियरेंस आ जाएंगे हाँ, क्या क्या डॉट्स हैं। मुझे ये क्वेश्चन है कि सपोज दैट 19,000 रैंक या 19,500 रैंक्स आ रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जेएमसी कॉलेज है, उस कॉलेजेस को जो चॉइस फिलिंग्स करेंगे, तो क्लियरिटी ये चाहिए कि जीएमसी कॉलेज जस्ट लाइक जेजे हॉस्पिटल and GT hospital. तो GT hospital is government college, but JJ as a under of government or under of the BMC, वो एक जे जो है वो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। ओके। हाँ, और जीटी भी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, जीटी कॉलेज भी। तो फीस स्ट्रक्चर वो दोनों का सेम रहता है? सेम कर दिया ना, मैंने बताया ना कि भाई सीटी सेल को हमने रिक्वेस्ट की है लास्ट ईयर। सीटी सेल ने, चाहे वो कॉर्पोरेशन चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, कोई भी चला रही है, सबका क्या रहेगा? सेम फीस। सेम। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे हो आप? हाँ है सर। 2 बार डाल चुका हूँ, ओके, लिखा भी हूँ, ये कर दिया हमने ऐसा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट महाराष्ट्र के जितने कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो चॉइस फिलिंग में डालते हैं, और अगर अदर स्टेट के लेना है तो अगर अदर स्टेट में सिलेक्शन हो जाता है, अदर स्टेट का कैंसिल हो गया, आप एमसीसी से जो हम चॉइस फिलिंग करेंगे चलेगा। एमसीसी की काउंसलिंग में 19,000 रैंक पे आपने, तो वो रैंक आने के बाद सब फ्री में सीट अवेलेबल है। देखा कि आपने क्या मिलता है आपको 3rd राउंड में? क्या मिला था सर? मैंने देखा है। क्या मिला? मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या मिला? लेट मी आंसर फर्स्ट। 19,000 रैंक, कैटेगरी कौन सी? ओपन ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस क्या मिला था? मेरे को पता है महाराष्ट्र में क्या मिला, ऑल इंडिया में क्या मिला। महाराष्ट्र ऑल इंडिया में क्या मिला ईडब्ल्यूएस के अंदर 3rd राउंड में, बताइए। नहीं, मेरे को उतना नहीं सुना है। हाँ, तो फिर मैं एक बताऊं आपको बात, यूजी काउंसलिंग में जो टॉपर्स है ना, उसी को अच्छी कॉलेजेस मिलती है। ओके। टॉपर्स बोले तो कौन भाई? जिसका 1000 तक रैंक मैं मानता हूँ वो टॉप बोल सकते हैं टॉपर्स, बाकी नहीं। बाकी सबको है ना स्टेट काउंसलिंग से अच्छी कॉलेज मिलती है। ईडब्ल्यूएस है तुम्हारे पास, तुमको स्टेट से अच्छी मिलेगी। एमसीसी से तुम्हारे को जिंदगी में अच्छी कॉलेज नहीं मिलने वाली। फिर भी अपने को आपको तसल्ली करना है, एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, तसल्ली करो, देखो एक सीखने मिलेगा नया। ठीक सर, एक चीज और था कि अगर ईडब्ल्यूएस से हम अप्लाई करते हैं और तो ओपन, सपोज दैट ईडब्ल्यूएस में सारे सीट ब्लॉक हो चुके हैं, तो ओपन में आ जाएंगे वो ऑटोमेटिक? क्या बताया था मैंने लेक्चर की शुरुआत में? सॉरी सर, मैं रिजर्वेशन का नहीं, मैं क्या बताया था मैंने कि रिजर्वेशन के ऊपर, इसीलिए मैं डालता हूँ ये बात, डाला था मैंने। क्या बताया था बताइए ना प्लीज जरा, आप लोग ही, दूसरे लोग बताओ क्या बताया था मैंने। रिजर्वेशन अगर है आपके पास तो ओपन की सीट मिलती कि नहीं मिलती है भाई? वरना कोई रिजर्वेशन लेता था? रिजर्वेशन का मतलब है कि भाई ओपन तो बाय डिफॉल्ट अपने हाथ में है। आपके पास 40% जो ओपन की सीट, तो वो तो आई एलिजिबल, और 10% एक्स्ट्रा किस में एलिजिबल हो? अच्छा, जो चॉइस फिलिंग करोगे ना, अगर तुमको पहला ओपन की सीट मिलती रहेगी तो ओपन की दे देगा, नहीं तो फिर ईडब्ल्यूएस में क्या है वो देखेगा वो। ओके सर, थैंक यू सो मच। नाइस। ये मुझको पता है कि ये डाउट्स रहता है, ये लोग रखते ही ये डाउट ही है, इसलिए मैं इसको कवर किया था अपने प्रोग्राम में। पूछिए ना नेक्स्ट। सर, अगर स्टेट कोटा के 3rd राउंड में कॉलेज मिलती है तो स्ट्रेट राउंड्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? नहीं है, 3rd राउंड में अगर आपको कॉलेज में नहीं लिया तो आप स्ट्रेट राउंड में एलिजिबल नहीं है। तो ये सिचुएशन पैदा ही नहीं करने का। 3rd राउंड के लिए क्या करने का? चॉइस फिलिंग क्या करने का? अरे जो चाहिए वही करो, बाबा मिल गई तो खुश हो जाओ, नहीं तो स्ट्रेट राउंड के लिए एलिजिबल रहो। भाई अपने रिसोर्सेस को खत्म कर रहे हो, जो 100% चाहिए वही डालो। सर, वो मुझे थोड़ा इनकम सर्टिफिकेट का पूछना था। जैसे मेरे डैडी नहीं है तो मम्मी यूपी में रहती, तो दादा का चल जाएगा इनकम सर्टिफिकेट?
महाराष्ट्र में एडमिशन है, डोमिसाइल मेरा महाराष्ट्र का है। नहीं, मम्मी का ही लगेगा, तो डैडी नहीं है तो मम्मी का, चाचा का भी नहीं चलेगा? सही बेटा, नहीं चलेगा, नहीं please। ना सर, ठीक है। मुश्किल है। आप हाँ, चाचा का कैसा दिखा सकते हो? मम्मी का बना लो, बन जाता है। मम्मी अरे इनकम सर्टिफिकेट बड़ा मसला है तेरा। हाँ, अरे मम्मी को, डैडी नहीं है तेरे? नहीं डैडी नहीं है मेरे। तेरा क्वेश्चन है। चलो चाचा को सरपंच बना दे, मम्मी को ही मत बता अभी, चल। ठीक है। पैसे बचा आपने, क्या करेंगे? चाचा का लग जाएगा फिर। ओबीसी डाला, ओबीसी सर्टिफिकेट भी लगाया, मगर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो महाराष्ट्र लिख दी है। तो क्या हम बीडीएस के लिए जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं नहीं या जा हमारा? सकते, नहीं जा सकते। आपके पास अगर महाराष्ट्र का, आप ऑल इंडिया में तो जा सकते हो, ऑल इंडिया में जा सकते हैं। ऑल इंडिया में जा सकते हैं आप बीडीएस के लिए, मगर महाराष्ट्र स्टेट के लिए अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास वैलिडिटी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? वैलिडिटी है क्या आपके पास? डोमिसाइल भी मेरे पास है सर। हाँ, यहाँ पे 3 चीज लगती है। नहीं अगर वो नहीं है सर। वैलिडिटी मिलेगा नहीं, वैलिडिटी के लिए 67 का प्रूफ चाहिए, यहाँ पे रहते हैं। हाँ वो मालूम है सर। हाँ, तो नहीं जा सकते। नहीं मगर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम ऑल ओवर इंडिया में भी ये जो गलती है उसको क्या काउंसलिंग में एक्सेप्ट करेगा या नहीं? कौन सी गलती आपकी है? आप ऑल इंडिया के लिए, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है? ओबीसी सर्टिफिकेट बिहार का है चलेगा, कहीं का भी और हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी महाराष्ट्र है। उससे कुछ नहीं होता है। आप ओके। ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हो, मगर महाराष्ट्र स्टेट के लिए आप ओपन हो। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। कॉलेज मालूम पड़ी कि नहीं क्या मिल रही है अभी सबको? डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं आप लोगों के? मेन और दूसरा एक बताने जा रहा हूं मैं, अभी मुझको एक ने के भेजा। देखिए अभी कैसा है ना, अगर रैंक आपका पीछे आ गया है, समझो एक अभी रैंक पीछे है, उसने मुझको अभी भेजा, और भेजने के बाद मेरे से पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या, मतलब क्या क्या भेजा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। और मेरे को फोन करके परेशान भी कर रहा है घड़ी घड़ी। उसको किसी ने ये भेजा, क्या लिखा है मालूम क्या? एमजीएम मेडिकल कॉलेज बुकिंग स्टार्टेड, कंफर्म सीट। पॉसिबल है क्या? है क्या पॉसिबल? आप समझ लो, डायरेक्ट एडमिशन में बोल बोल के चल गया हूं। मैं हमेशा डालता हूं, ग्रुप पे डालता हूं, यकीन मानो। मैं तो बोलता हूं जो आपको एड़ा बनाता है ना, जो आपको झूठ बोलता है ना, उसकी ज्यादा मैं मानता नहीं, उसका ज्यादा गुना जो बनता है ना उसका मैं मानता हूं। तो इतनी बार डालने के बाद आप कैसे बन सकते हो? जब पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है, जिसका रैंक अच्छा उसी को मिलने वाला है, एक सीट भी जाती नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज के पास। डायरेक्ट एडमिशन कोई कैसा दे सकता है क्या? कंफर्म दे सकता है क्या एडमिशन? आप समझ लो, ये बचना इससे, ये कंफर्म रहता है। आगे पूछिए सर ईएसआईसी कोटा के बारे में बता सकते हैं? ईएसआई कोटा के बारे में बता सकता हूँ। देखो ईएसआई कोटा जो है इंश्योर्स पर्सन, मतलब जो वर्कर रहते हैं, मिल मजदूर जो भी है, जिनकी एनुअल इनकम कुछ 2.5 लाख के 5 लाख 5 लाख का है ऐसा, और वो जो अपना इंश्योरेंस का फंड जमा करते हैं पैसा, उनके लिए है खासतौर पे ईएसआई कोटा। तो सर उसका एलिजिबिलिटी और प्रोसेस वगैरह आपके कुछ? डैडी क्या करते हैं? आपकी डैडी ईएसआई के अंदर पैसे जमा करते थे, वो उसमें क्राइटेरिया में आते हैं? उस बारे में नहीं पता अभी। नहीं तो वो जो वर्कर है, जो मिल वर्कर है, जो मजदूर है, जो उसके जो ईएसआई के अंदर नहीं, दूसरी जगह भी होता है, मगर वो इंश्योरेंस के अंदर मतलब पैसा जमा करता है, वही ईएसआई कोटे के अंदर आता है। ईएसआईसी अंधेरी है, उसका फिर जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट? ईएसआई की 50% सीटें उन लोगों के लिए रहती है जो कोटे में आते हैं। अच्छा जो ईएसआई की जितनी भी कॉलेजेस है, बाकी 50% ओपन टू ऑल। अच्छा, ओके। आप नहीं आते, आप ईएसआई में नहीं आते, उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है, बाकायदा आपको प्रूफ देना पड़ता है, एक लंबा प्रोसेस है वो। अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ सर जैसे कि आपने बताया कि ओबीसी सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, इनकम सर्टिफिकेट, तो मतलब जो जो वैलिड है मैंने सब बना दिया हूँ, बट पूरी फैमिली में सर मैं मतलब बच्चे का फर्स्ट सर्टिफिकेट है, तो एनी केस ऑफ रिजेक्ट द सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन? कौन सा सर्टिफिकेट? ओबीसी ओबीसी सर्टिफिकेट तो लगेगा ना, वैलिड है मेरा। वैलिडिटी अगर आपकी बाद में भी देते हैं 6 महीने बाद तो भी चलेगा। मेरे सब है, बट मेरा क्वेश्चन अगर आपके पास एडमिशन के टाइम वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, आपको 6 महीने का टाइम देती है गवर्नमेंट। सर एट द टाइम ऑफ, मतलब मेरा पूछने का मतलब है कि सर फैमिली में पहला मैंने ही बनाया हूँ और किसी का नहीं है। तो क्यों नहीं बनेगा? बनेगा ना।
और आसानी से बनेगा। टाइम ऑफ मतलब कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे वो बोल दिए नहीं ये नहीं चलेगा, आपका लेके आओ, दादा का लेके आओ, नहीं नहीं नहीं, फादर का लेके कुछ आओ। नहीं कुछ नहीं, आपका बना हुआ चल जाएगा, बस बच्ची का बना चाहिए, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई टेंशन नहीं। EWS सर्टिफिकेट 2 टाइप के होते हैं, हमेशा बता रहा हूँ, एक ऑल इंडिया वाला रहता है और महाराष्ट्र स्टेट का सिर्फ 67 का प्रूफ चाहिए, वो लगता है। देखो आप नहीं है तो आपके दादा वगैरह यहाँ रहते थे, मतलब आपने कोई जमीन खरीदी, मेरे से पूछो ना, जमीन खरीदी आपने, कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, आप यहाँ पढ़ते थे, किसी की डेथ हुई है, किसी की बॉर्न हुई है, कोई स्कूल में पढ़ता था, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जो आपको साबित करे कि आप 1960 से, साबित करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास, तो और जरूरी नहीं कि कैंडिडेट के फादर, कैंडिडेट के ग्रैंडफादर भी चलेगा। सर एक ये क्वेश्चन था कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर बनाते हैं, EWS सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कहाँ पे यूज करेंगे? माइनॉरिटी अगर कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए आपको, आपने फॉर्म भरने के टाइम सेलेक्ट नहीं किया तो आपका माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसी दिन लगेगा। अभी आपका तो रैंक ही अच्छा है ना, 19,000 रैंक है, आपको कौन सा माइनॉरिटी कॉलेज गवर्नमेंट किया है क्या यहाँ पे कोई? नहीं। तो क्या जरूरत है आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने की? बिल्कुल, छोड़ो। थैंक यू सर। एक कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, और जो जाके मुस्लिम कैंडिडेट है काउंसलर से फॉर्म भराते, एक बात याद रखिएगा आप लोग, जो आदमी किसी काउंसलर के पास जाता है उसको बोलता है फॉर्म भराओ, उसको बोलता है चॉइस फिलिंग करे, कोई भी काउंसलर आपका फॉर्म जितना अच्छा आप भर सकते हो वो नहीं भर सकता है। वो कॉमन मिस्टेक में से इतने फोन आते पूछने के, चॉइस फिलिंग आपकी जो लाइकिंग है वो किसी दूसरे को मालूम पड़ सकती है क्या? हर काउंसलर क्या करते, रैंडम चॉइस बना लेते हैं और वही सबको पिना देते हैं वो लोग। कोई भी काउंसलर अगर आदमी एक आदमी का फॉर्म भरने जाएगा ना, कितना टाइम जाता है मालूम? क्या अच्छे से भरेगा तो 20 मिनट जाता है। अपन भरते कितना, तुम लोग भरते बच्चे लोग, 20 मिनट जाता है, उससे कम में भरा जाएगा? नहीं भरा जाएगा। अभी काउंसलर है जिसको आप 10,000 दे रहे, 20,000 दे रहे, साल भर इतनी, मतलब उसने ऑफिस खोला है, सब कुछ खोला है, कितने बच्चे लिया होगा उसने? कम से कम कितने बच्चे लिया होगा बोलो ना? 50 लेगा, अगर 20,000 रुपया ले रहा है बेटा उसका, तो कितना आ रहा है? 10 लाख में उसका तो भाड़ा निकलेगा नहीं, ऑफिस का निकलेगा भाड़ा? नहीं निकलेगा। 10,000 नहीं लेगा वो, 20,000 मतलब 50 बच्चे नहीं लेगा, कम से कम 500 बच्चे लेगा वो। कितने लेगा? मिनिमम 500। तो जैसे उसको वेरिएबल रहेगा ना, क्यों जाएगा वो किसके लिए? 500 का फॉर्म भरेगा, गलती करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, 100% करेगा गलती। तो ये फॉर्म भरना बहुत आसान है, इसलिए बोलता हूँ खुद भरने का। अब कॉमन मिस्टेक इसमें बता रहा हूँ। मुस्लिम कैंडिडेट रहते हैं, ओबीसी रहेगा, EWS रहेगा, कुछ भी रहे, NT1 NT2, वो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा सेलेक्ट ही नहीं करता फॉर्म भरने के टाइम पे। वो समझता है कि अगर मैंने मुस्लिम माइनॉरिटी सेलेक्ट किया तो मेरा ओबीसी जो है ना वो खत्म हो जाएगा, और उसको बाद में जालना कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर। तो ये कॉमन मिस्टेक है। मुस्लिम माइनॉरिटी सेलेक्ट करने से आपका रिजर्वेशन में कोई नुकसान नहीं आने वाला है, याद रखना। ये कॉमन मिस्टेक सब करते हैं। बहुत फोन आते हैं। आगे नेक्स्ट। सर EWS का जो नीट एग्जाम के टाइम पे रजिस्ट्रेशन का था, तो मैंने जनरल भरा था क्योंकि आई डिडंट नो अबाउट इट। सो अब EWS सर्टिफिकेट मैंने बनाया है, तो अब एप्लीकेबल हो सकता है? आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनो, आपने जो फॉर्म भरा था ना वो NTA का, वो सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए काम आएगा। किसके लिए काम आएगा? तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में तो अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। महाराष्ट्र स्टेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप EWS लगा सकते हो, समझे? EWS से फॉर्म भर सकते हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारा EWS जो सर्टिफिकेट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? महाराष्ट्र वाला। क्या बात है, तो तुम्हारी तो समझा दिया तो तुम्हारे को, तो तुम्हारा तो अभी रैंक कितना है? 6 लाख में है। 6 लाख में, तो फिर क्या फायदा है? कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो? BHMS प्राइवेट कॉलेज में EWS कोटा ही नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होगा आपका। डालो, मगर EWS से फॉर्म भरो, फिजियोथेरेपी में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर यही अभी 1,500 रैंक रहता तुम्हारा, तो तुम्हारे को गवर्नमेंट कॉलेज तो ओपन से नहीं मिलती थी, मगर EWS से मिल जाती थी और तुम्हारा फायदा हो जाता था। हाँ सर, अगर अपन को यूपी में फर्स्ट राउंड में कोई लगता है कॉलेज, यूपी में फर्स्ट राउंड में, फिर एग्जिट है, फिर अपन ने उसको सिक्योर करके रखा है, मतलब
तो एंड 4th राउंड में इधर किधर लग जाता है, तो फिर वो उसका वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला पैसा है वो चला जाता है और एडमिशन का मतलब। लेट मी कंप्लीट। हाँ। ये सिचुएशन कब आएगी मालूम क्या? आपको यूपी में लगा था, यूपी वाला आपको पहले राउंड में, मैं यूपी की काउंसलिंग समझा डालता हूँ, मेरे को हर स्टेट की काउंसलिंग पता है। पहले राउंड में लगा, आपने एडमिशन नहीं लिया, 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट बनने का है वहां पे, आपका डूबेगा नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट, फ्री एग्जिट। सेकेंड राउंड में एडमिशन मिला, नहीं लिया आपने, तो आपका कितना जो भी आएगा 2 लाख। थर्ड राउंड में अगर एडमिशन मिला, नहीं लिया, 2 लाख रुपया यूपी वाला भगा देगा। अब तुमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला था, तुमने ले लिए, बैठ गए वहां पे। महाराष्ट्र स्टेट का फर्स्ट राउंड हुआ, तुमको एडमिशन नहीं मिला, सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं मिला, आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी मिल रहा है, तो यूपी के कितने राउंड हो चुके रखेंगे? अरे कितने होंगे बता ना बाबा। तो महाराष्ट्र का हो रहा है 4, तो यूपी का कितना रहेगा? हो गया 5। 4। तो यूपी का लेगा रूल कितना है मालूम क्या? 3 राउंड से पहले जिसको छोड़ के जाना है ना, वो छोड़ के चले जाओ, समझे? तो ये सिचुएशन तुम्हारे साथ में कभी नहीं आने वाली है। तो अभी ऐसे टाइम पे क्या करने का रहेगा? मॉनिटर करने का, किसको? कट ऑफ को। तेरा क्या रहेंगे जो सोच रहा है तो कोई यहाँ मिल जाएगा? नहीं, यहाँ पे तो मुश्किल है, बट ऐसा बस चलेगा। ये सिचुएशन आती नहीं है, वो पीजीवीजे में आती है सब। ठीक है, यूजी में किसको सिचुएशन नहीं आती है ऐसी। सर मगर 3 राउंड तक आप छोड़ सकते। कितने राउंड तक? 3 राउंड से पहले छोड़ के लिख लेंगे यूपी का रूल। यूपी में पहले राउंड में मिल गया, एडमिशन लिए नहीं लिए चलता है। सेकंड राउंड में मिला, नहीं लिए, 2 लाख डूबा। सेकंड राउंड में एडमिशन लिए और उसके बाद छोड़ने जा रहे हो, थर्ड राउंड से पहले छोड़ सकते हैं, 2 लाख डूबेगा, 10% फीस भी जाएगी। कितना? थर्ड राउंड के बाद छोड़ेंगे, 50% फीस जाएगी। कितना? 50%। सर जो काउंसलिंग होगा ना, पैरेलली दोनों होगा ना सर, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होंगे, एक महाराष्ट्र का काउंसलिंग होंगे। तो जो ऑल इंडिया में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डालेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा या सेंटर का? सेंटर का। तो मतलब 2 सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस बनाना पड़ेगा, एक महाराष्ट्र का बनाना पड़ेगा, एक सेंट्रल का बनाना पड़ेगा। ओके सर, नमस्ते सर। सर ये इसमें एनटीए के इसमें नीट में अगर ओबीसी कैटेगरी में भरे तो अभी महाराष्ट्र काउंसिलिंग में ईडब्ल्यूएस में भर सकते हैं उसको, ईडब्ल्यूएस बनाकर? पहला देखो, आप अपनी गलतफहमी दूर कर लो सब लोग। ईडब्ल्यूएस जो कोटा है ना, वो किसके लिए आया है? जिनके पास कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं था। ओबीसी वाले को ईडब्ल्यूएस कैसे मिल सकता है? अगर आप ओबीसी में आते हो तो ईडब्ल्यूएस मिल नहीं सकता है। आप कानूनन वो सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। अगर आपने बैक से बना भी लिया तो आपने गलत बनाया, पकड़े जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस में आते, ओबीसी में आते, ओबीसी बनाओ। नमस्ते सर। लास्ट 1 ईयर्स मैं फॉलो कर रहा हूँ टेलीग्राम पे आपको। मुझे सर, मैं लेट आया तो शायद मैं पूरा सुन नहीं पाया लेक्चर, तो मुझे बस इतना जाना था, मेरी बच्ची का 3 लाख जो रैंकिंग आया है, 383 स्कोर है, तो अगर हम डोमिसाइल है मैं अभी यहाँ का, अगर तो उसको एडमिशन कराते हैं तो जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मुझे नहीं लगता मिलेगा, तो जो प्राइवेट कॉलेज है डोमिसाइल के हिसाब से उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी जो कि माफ किया है महाराष्ट्र ने, तो वो मुझे थोड़ा समझना था। देखिए, आपको बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मगर वो सब्सिडी के लिए आपका जो रैंक है ना, वो रैंक नहीं है। आपको बिहार में अगर मिलता भी है, प्राइवेट कॉलेजेस कम है। महाराष्ट्र में अच्छा कितना रैंक है आपका? 3 लाख। आपने 10th और 12 कहाँ से किया? सेम डोमिसाइल है मेरे पास। आपने 10th और 12 कहाँ से किया? महाराष्ट्र। और डोमिसाइल भी है? हाँ। तो एलिजिबल हो ना महाराष्ट्र के लिए आप? तो उसकी फीस क्या आएगी मुझे वो थोड़ा? किस कौन से कोर्स की? इसमें भी बीएमएस या डेंटल? बीएमएस बताइए आप। लड़की है? हाँ। कुछ भी फीस नहीं रहेगी, इनकम सर्टिफिकेट है, आपने बनाया? जी जी। कोई फीस नहीं है आपको। प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस भरने का है। ठीक। और गवर्नमेंट में सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस। ओके, तो उसके लिए बस कॉलेज मुझे सेलेक्ट करने थे, तो वो किस तरह से करना चाहिए? अरे भाई, मैं जब कट ऑफ फ्री डाला हूँ आपको, देखो कितनी कॉलेज, जो कॉलेज लास्ट से मिली थी मिलेगी पक्का। जो लास्ट से मिली थी, जितनी नीचे वाली मिली थी सारी मिली थी, मगर चॉइस फिलिंग में ऊपर की भी डालना, मालूम तो पड़ गया तुमको मिलती है कॉलेज, बस। और क्या? ठीक। 383 मिलता है, आंख बंद करके कॉलेज मिलती है। सर, बहुत सारे एजेंट्स के कॉल आते हैं, बहुत सारे काउंसलर के कॉल आते हैं, मतलब आप मेरे पास आए हो, 20,000 दे दो, 10,000 मैं करवा के देता हूँ। आगे आइए। आपका रैंक है 383, आपको काउंसलर की कॉल आती है, उसको मालूम है कि 383 में कॉलेज मिलने वाली है,
वो क्या करेगा मालूम क्या, मैं करवा के दूंगा, झूठ बोलेगा, मगर कॉलेज तुमको मिलेगी राउंड के थ्रू, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। किधर कह रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा देगा, तो प्राइवेट में तो ऐसी हो रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, फीस तो आपको ऐसी भी नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट बना है, तो वो क्या कर रहा है, पैसा क्यों ले रहा है वो। अरे भाई तेरा तो एडमिशन तुम्हारा तो आंख बंद करके प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है, कम से कम 30-40 प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, मेरे को मालूम ना, तो वो क्या कर रहा है, ऐसी एडमिशन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर एक सवाल है, ये बर्थ प्लेस से कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? डेट ऑफ बर्थ एलसी में नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, बर्थ प्लेस। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बर्थ प्लेस से क्या प्रॉब्लम है आपका? हर जगह ही देखा जाता है, जैसे हमको महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए तो बर्थ प्लेस से कुछ कुछ नहीं भाई, आपने 10वीं 12वीं महाराष्ट्र से आपके बच्चे ने किया, डोमिसाइल है, जी जी, बस आपके बर्थ किधर की उससे क्या मतलब चौथी से ही पढ़ा है। चलिए असलम सर। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर 387 स्कोर पे विद ओबीसी कैटेगरी बीएमएस गवर्नमेंट का कोई स्कोप है? कट ऑफ आपके हाथ में है कि नहीं है? 387 आपका स्कोर आया है, आपने बीएमएस की कट ऑफ देखा होगा ना? हाँ, नहीं देखा, मतलब मोर देन 400 है। हाँ 400 है। 387 पे आपने बीडीएस की कट ऑफ देखा ना, अभी बीएमएस के नहीं आया था, देखो ना उस पे, और आया भी तो बहुत पीछे राउंड में आया था, जब तक कहाँ बैठे रहोगे आप, चांस नहीं। अरे मैं बोलता हूँ आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है क्या? 8 लाख से कम, तो 8 लाख से कम है, नहीं ज्यादा है? 3,05,000 आपकी इनकम कितनी है? इनकम 8 लाख से कम। तो वह भाई आपको तो प्राइवेट कॉलेज भी वैसी है, गवर्नमेंट भी वैसी, पैसे लगते ज्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट में जाके पढ़ाने की जरूरत क्या है तुम्हारे को? सर जैसे कि आपने बताया था कि आयुष के अंदर एडमिशन के लिए 12th के बेस पे होता है, और नीट मतलब एपीआर चाहिए, क्वालिफाई चाहिए अलाइड कोर्सेज के लिए, एलाइड कोर्सेज के लिए, और इसके लिए क्वालिफाई चाहिए। सर बच्चे का मार्क्स कम है, इसके लिए एट द सेम टाइम मैं बीएमएस बीएचएमएस और बीपीटी तीनों में फॉर्म भर सकता हूं। मेरे को अगर मार्क्स क्वालिफाई है क्या नीट में? क्वालिफाई सब जगह कर सकते हो, सब जगह सर। ओके थैंक यू सर। क्या स्कोर के रैंक कितना है बताओ, मैं बता दूं। सर 223 मार्क्स है सर। देखो आपको एडमिशन कराना है। हाँ सर। कहाँ से आए आप? सर मुमरा। मुमरा से आए ना? हाँ सर। मैं मुमरा आज संडे मिलता हूँ, मिल लेना। ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मुझे अपग्रेडेशन से एक डाउट था। हाँ पूछिए, अच्छा डाउट है कि मुझे मेरे रैंक पे फर्स्ट राउंड में समझ लो कोई कॉलेज लग जाता है, फिर मैं अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड में जाता हूँ, अगर मुझे सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं लगा तो मैं थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहूंगा अपग्रेड? क्यों नहीं रहोगे? तो उसके लिए मतलब फिर से चॉइस फिलिंग, दैट की चॉइस फिलिंग। थैंक यू। मार्क्स 422 है, तो बी और रैंक कितना है? 2,22,000। मिलने के चांसेस ब्राइट है। तो कौन से राउंड में मैं मतलब डालूं? फर्स्ट राउंड से ही डालूं क्या? फर्स्ट राउंड से ही डालना बेटा। ओके थैंक यू सर 1 लाख। मुंबई में नहीं मिलेगा, मुंबई में नहीं आएगा, मुंबई में नहीं मिलेगा। अरे मुंबई में नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा ना बेटा। सर 1,75,000 रैंक पे अगर एमबीबीएस ही करना है तो मिनिमम बजट क्या जाएगा? तुम बताओ, सुन लिए ना? बता जरा बजट बता। चल अस्सलाम वालेकुम। आप बोल देंगे तो इसको तसल्ली हो जाएगी। सुनी है लेकिन फिर भी दोबारा सुनना है। भाई अगर तुमको 175 है तो तुम्हारे को तो सीधा महाराष्ट्र में लेने का है तो सीधा 20-25 लाख रुपया, महाराष्ट्र के बाहर जाने का है तो कम से कम, अभी सबका जो स्टेट का बता दिया था मैंने, तो भी आपको 15 लाख रुपए साल का जाएगा खर्चा। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का साथ में साथ में सब कर सकते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक डाउट है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट हमको बनाना है, क्या वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट से बनाना है? कहीं से भी बनाओ, आयुष वाले भी बनाओ, चलता है। ठीक है थैंक यू सर। और मैं डाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको डॉक्टर के लेटर पे प्रिंट आउट कराओ, जाके बना लो।
जज़ाकल्लाह। एक बार फिर जो है हम हमारे दोनों जो गेस्ट्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वी रियली आर ग्रेटफुल टू देम फॉर टेकिंग टाइम आउट, और हर साल की तरह जो है इस साल भी जो है उन्होंने आपको जो है अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं और उसके लिए जो है मैं जनाब मिशेल चौधरी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर एस्पायर एजुकेशन सेंटर, जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनको दावत देता हूं कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप लोगों के सामने रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। में पीस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन यू ऑल। सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम में मैं मुजफ्फर खान सर और आफ्ताब सर का तहे दिल से एस्पायर की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से उन्होंने हमारे लिए हर साल की तरह इस साल भी वक्त निकाला और स्टूडेंट्स की यहाँ पर आके फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, है ना, वरना प्रोफेशनली सर काउंसलिंग करते हैं, चार्ज लेते हैं, ऑब्वियसली उनका प्रोफेशन है तो चार्ज भी लेंगे, लेकिन एक सोशल कॉज के लिए वो यहाँ पर आते हैं और अपना कीमती वक्त देते हैं और आप लोगों की ऑलमोस्ट पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर जितना आपको गाइडेंस चाहिए पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये उम्मीद करते हैं हम लोग कि ये प्रोग्राम जिस पर्पस के लिए रखा गया था वो प्रोग्राम अगर आप लोगों को, है ना, बेनिफिट पहुंचाने में कामयाब हुआ है तो यकीनन ये प्रोग्राम हम अज्यूम करेंगे कि ये कामयाब प्रोग्राम है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि यहाँ से जाते हुए 2-3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वो भी आप साथ में लेते हुए जाए। ऐसे तो बहुत सारी बातें आई है कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए अभी आप लोगों की लाइफ का जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है बच्चे लोग। आपने सोचा कि नीट हो गया, रिजल्ट आ गया, अब यह स्ट्रगल एडमिशन का स्ट्रगल है, फिर उसके बाद और आगे ये जो संघर्ष है ये आपका चलते रहेगा और लाइफ जो है आपकी रोलर कोस्टर ही रहेगी। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि आप हमेशा हाई पे रहेंगे, लोज भी आएंगे, हाईज भी आएंगे। आज की एज में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है। देखिए सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाऊंगी, यस दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साथ में अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना, आप क्या बेस्ट कर सकते हैं वो सोचना। और ये भी देखिए कि ये जो पूरी सिचुएशन अराइज हुई है नीट की वजह से, आज देखेंगे पूरे देश के अंदर जो है क्या है, पूरा हलचल हुई है। इतना पूरे देश के अंदर सिर्फ एक एग्जाम को लेकर कभी इतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए खास तौर से 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीख है ये पूरे नीट का जो कुछ भी हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो री एग्जाम हुआ, फिर जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किए, तो इसमें जो 2 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैसेज क्या है कि कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से, कुछ लोगों की लालच की वजह से क्या हुआ, कई लाख बच्चों को जो है सफर करना पड़ा, बराबर है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया, बहुत सारे बच्चों का मेंटल बैलेंस जो है वो हट गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि सर हमारा जो अभी ये जो एग्जाम 2 बार हुआ तो उसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें हमारा तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन हम वो सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोगों का स्वार्थ, कुछ लोगों की लालच थी जिसने क्या किया, कई लाख लोगों को जो वो सफर करवाया। तो हमको ये सीख मिलती है कि देखिए जीवन में हम जो रोल प्ले करेंगे, जो काम हम करेंगे, वो काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि हमारे काम का इफेक्ट बहुत सारे लोगों के ऊपर होता है, सिर्फ हमारे अपने जीवन पर नहीं होगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड है और हमको पता नहीं कि कितने लाख और करोड़ों लोग कनेक्टेड है, तो ये हमको समझना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी समझनी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि इस जीवन में अगर मैं कोई गलत काम करता हूं और बच के निकल जाऊंगा तो ये हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि इसके बाद ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने एक और जीवन ऐसा बनाया जहां पे इस जीवन का पूरा हिसाब देना है। इंसान वहां कैसे बचेगा? तो जब तक ये सोच नहीं निर्माण होगी कि मुझे अपने सारे कर्मों का जो है वो क्या करना है, हिसाब देना है, और इस जीवन के बाद एक और जीवन है जो इनफाइनाइट है, ये तो एक फाइनाइट जीवन है जो हम जी रहे, तो हमने फाइनाइट जीवन के लिए तो कितने एफर्ट्स लगाए, कितनी कोशिश की है, तो उस इनफाइनाइट जीवन के लिए भी हमको एफर्ट्स लगाना है। और ये समझना है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसका हमको कुछ भी करके हिसाब देना पड़ेगा।
तो अब देखिए, जब ये सोच निर्माण होगी ना, तो इंसान बहुत सारी बुराइयों से खुद बचेगा। इंसान क्या सोचता है कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन पकड़ेगा, है ना। तो ये जब उसके मन में निर्माण होगा कि कोई देखे चाहे नहीं देखे, ईश्वर खुदा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इंसान क्या करेगा, अपने आप बुराइयों से रुकेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लर्निंग ये थी कि आप देखिए, जो प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट ने क्या सीख दी। बहुत सारे लोगों ने, खासतौर से यूथ ने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, और वो प्रोटेस्ट ने ये बताया कि उनके उस प्रोटेस्ट की वजह से आज देश के अंदर जो लोग गलत काम कर रहे हैं, वो इस बात के ऊपर सोचने पे मजबूर होंगे कि ये चलता है वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया और स्ट्रगल किया। तो हमको भी ये सीख मिलती है कि हमको सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, हमको दूसरों के कॉज के लिए भी जीना है। बात समझ में आ रही है। और लास्ट पॉइंट ये है कि यही वो पूरा कॉज है जिसके लिए एस्पायर स्ट्रगल करती है। एस्पायर ये चाहती है कि स्टूडेंट कम्युनिटी हर हिसाब से जो अपने एजुकेशनल करियर में आगे बढ़े। एस्पायर इज अ सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस, जो पिछले 11 साल से काम कर रही है, कल्याण के अंदर काम कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट कम्युनिटी की जो भी आवश्यकता होगी, हमारे पास रीडिंग रूम है, हम एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, हम गाइडेंस करते हैं, अलग अलग मोड पे जो आपकी रिक्वायरमेंट होंगी, हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एस्पायर ये चाहती है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करें। और आपके अंदर भी ये सोच निर्माण होना चाहिए कि एस्पायर से कनेक्टेड बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे सीएस है, जो आके वॉलंटरीली अपना टाइम देते, जो चार्ज नहीं लेते। तो हमको भी ये देखना है कि हम कल कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम खुद एक अच्छे इंसान बनेंगे, है ना। अच्छे डॉक्टर बाद में बनेंगे, पहले एक अच्छे इंसान बनेंगे, फिर एक अच्छे डॉक्टर, एक्सीलेंट डॉक्टर बनेंगे, अपनी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव करेंगे। और तीसरा मैसेज ये है कि हम समाज को, सोसाइटी को, माशरे को कुछ देने वाले बनेंगे। सिर्फ खुद के लिए, खुद के ऐश के लिए, खुद की लग्जरियस लाइफ के लिए नहीं जिएंगे, बल्कि एक कॉज के लिए जिएंगे कि हमारे वजह से और लोगों का जीवन भी क्या हो, वो अच्छा और सुंदर हो। जब जाके ये देश और जब जाके मानव जाति वो खुशहाल और तरक्की कर सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स फॉर योर टाइम। you